This pretty much simple English is clear to all of you. Guys, voice नहीं आ रही है? Guys, voice नहीं आ रही है क्या? Hello, hello. Voice थोड़ी slow है. Let is perfectly seen here. I'm not sure. So हमेशा याद रखना कुछ fears ऐसी आएगी यूपीएससी में, वो आपकी लिमिट्स बनती चली जाएगी जब तक आप उसे डायरेक्टली कट टू कट फेस नहीं करोगे, जिसमें सब डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट करो. देयर इज नो गुड डे टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग में थोड़ा सा आपको पॉसिबिलिटी के शायद 6 महीने में वो फियर खत्म हो जाए. अगर 6 महीने की बात करोगे तो हो सकता है शायद वो फियर थोड़ा सा और टाइम ले खत्म होने में या फिर खत्म ही ना हो. बिकॉज बिना आंसर राइटिंग के ये सारी क्लासेस वेस्ट है, ये सारा नॉलेज वेस्ट हो जाएगा, सारी एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रहेगी, आप शायद उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पाओ. तो रिमेंबर दिस, ये जरूर याद रखना, आंसर राइटिंग आपको फर्स्ट डे से करनी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो, सब्जेक्ट का करो, बट करो डेली. आधा घंटा कम पढ़ लेना, लेकिन एक क्वेश्चन डेली लिखना आप. लेट्स गो टू द टॉपिक ऑफ द डे. कल हमने लैटरल एंट्री डिस्कस की थी कि कैसे आया कुछ फैक्चुअल रिकमेंडेशन जो बासवान कमेटी होता कमेटी या नीति आयोग ने बताई. लैटरल एंट्री के कुछ बेनिफिट्स हमने देखे थे कि कैसे टैलेंट पूल जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है. कुछ और भी जो हमारी कंट्री के चैलेंजेस है, दोस चैलेंजेस कैन आल्सो बी टैकल्ड, जैसे ब्रेन ड्रेन एंड दी अदर एस्पेक्ट्स. ठीक है, अब लैटरल एंट्री की जरूरत भी है. हमने देखा स्पेशलाइजेशन जैसी सर्विसेज जो है हमें जरूरत है इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम्स जो आज स्पेशलिस्ट अटेंशन चाहिए होगा. सिर्फ जर्नलिस्ट सफिशिएंट नहीं है. ऑब्वियसली हम जब स्पेशलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जनरल सर्विसेज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. हम बोल रहे हैं दोनों का कोएग्जिस्टेंस या दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको एक नीति आयोग का ट्रेनिंग पार्ट बताया था कि किस तरीके से शायद एक मिड करियर ट्रेनिंग के बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल को कंबाइन किया जाए तो वहां पे भी एक स्पेशलिस्ट ओरिएंटेशन दिखाई देती है जर्नलिस्ट सर्विसेज के अंदर. बट फिलहाल वो एक सिर्फ रिकमेंडेशन है, आगे कब होगा नहीं होगा या किस तरीके का होगा हम कह नहीं सकते. लेकिन अभी जो हमारे पास है वो है लैटरल एंट्री, जो सरकार में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस. और फिर भी इस लैटरल एंट्री के अंदर जब इंप्लीमेंट होने लगी तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आए, कुछ इश्यूज आए. अब चाहे आप इसे चैलेंजेस ऑफ लैटरल एंट्री मान लो या फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद लैटरल एंट्री मान लो, जिस भी तरीके से, बट द कंटेंट रिमेन्स दिस. पहला जो इंपॉर्टेंट चैलेंज हमें लैटरल एंट्री में देखने को मिलता है वो है लैक ऑफ कोऑपरेशन. एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट इंप्रूव करते 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 सेक्रेटरी लेवल या अंडर सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचता है. अब सडनली आपने बोला कि यहां पे हम लैटरल एंट्री कर देंगे, तो इसकी जो प्रोग्रेस है एक पर्टिकुलर लेवल तक रह जाएगी. शायद ऊपर उतनी वैकेंसीज नहीं मिलेगी. अगर 10 पोजीशंस है तो पहले 10 की 10 नीचे से फुलफिल होती थी, आज हो सकता है कि 4 पोजीशंस यहां से फिल हो रही है, 6 पोजीशन यहां से और वाइस वर्सा. लेकिन पोजीशंस डेफिनेटली कम हो जाएगी बिकॉज़ देयर आर नाउ लैटरल एंट्री ऑफिसर्स हु वुड बी डायरेक्टली रीचिंग एट दिस पोजीशन. दे वुड नॉट बी प्रोग्रेसिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टॉप मोस्ट पोजीशंस. अब इस सर्कमस्टेंसेस में क्या एक ह्यूमन टेंडेंसी है क्या कि ये जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी होगी वो इन लोगों से कोऑपरेट नहीं करेगी? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि these people may not have cooperation of these people? Quite but obvious, कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा लैटरल एंट्री में. कैसे और क्यों? Because of their opportunities being reduced as the positions would now be filled by the people who come from outside the bureaucracy. एंड हमको अच्छे से पता है ब्यूरोक्रेसी एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस दिखाई देता है. देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दोस वेरियस ब्यूरोक्रेट्स एंड दीस पीपल मे नॉट कोऑपरेट विद द लैटरल एंट्री ऑफिसर. अब इस सर्कमस्टेंसेस में होगा क्या, ध्यान से समझो. ये लैटरल एंट्री ऑफिसर जो है पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे रहेंगे. These people would be largely sitting at the level of policy making. क्यों? सेक्रेटरी लेवल्स पे ग्राउंड लेवल जॉब नहीं होगा, वो पॉलिसी मेकिंग का जॉब होगा. तो पॉलिसी मेकिंग में तो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होने को शायद मिले कि नई तरीके से पॉलिसी बने, नया टैलेंट रहेगा, नई सोच रहेगी, नई पर्सपेक्टिव्स रहेगी. लेकिन ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो होगी वो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी करेगी. और अब अगर एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी इनसे डिफरेंस पैदा कर लेती है तो डू यू रियली थिंक कि एक गुड पॉलिसी would somehow still fail in the society because these people would stop cooperating with lateral entry? क्यों? क्योंकि इनकी खुद की पोजीशंस, फ्यूचर प्रमोशंस जो है शायद रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे. अब इसके कारण क्या होता है, पॉलिसी बना अच्छी ली हमने लेकिन इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे. अगर इन्होंने इंप्लीमेंट अच्छे से किया तो वाह वाही होगी लैटरल एंट्री की, और अगर ये सक्सेसफुल रहेगी तो कल शायद ज्यादा लैटरल एंट्री से ऑफिसर्स आएंगे और फिर इनकी जो एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस है कम होते चले जाएंगे. तो ये साइड कंसीडर करेगी इनको गलत साबित करना. अब अगर आप इसी बेसिस से, अब हम नहीं बोल रहे हर कोई करेगा, बट एक पॉसिबिलिटी, एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा यहाँ पे. बिकॉज अगर वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होती है, इनको श्रेय नहीं मिलेगा, श्रेय इनको मिलेगा कि भाई लैटरल एंट्री आने के कारण देखो इतना बदलाव आ गया. और एक बार ये अच्छा होने लगा, हो सकता है इनके मन में फियर हो या फिर सरकार सीधा सीधा लैटरल एंट्री से ऊपर वाली पोजीशन से लैटरल एंट्री से फुलफिल करे. They would push in a different direction to prove them wrong, and the system would largely be pushing itself in a different direction. दोनों के साथ एक मतलब दो एक टग ऑफ वॉर चल रहा होगा. And I hope ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया कि lack of cooperation from the existing bureaucracy remains one of the most strongest challenge as far as the lateral entry is concerned. Because इस दुनिया में जब भी आपकी existing power positions को change किया जाता है, आप रेबल करते हो उसके अगेंस्ट. नहीं, आप चाहते हो सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा चले ताकि जो existing लोग हैं उनकी पोजीशन बरकरार रहे या फिर क्लियरली प्रोटेक्टेड रहे. तो इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि कोऑपरेशन का चैलेंज क्यों आना एक ह्यूमन स्वाभाविक होगा ही होगा, नेचुरल रहेगा कि शायद आपको उस लेवल पे कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, इधर वो रहेगा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन. इज दिस क्लियर? ओके. द सेकंड चैलेंज इज कल्चरल शॉक. एक ब्यूरोक्रेसी कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे चलती है. ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर, न्यूट्रलिटी, हायरार्की, डिसिप्लिन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑर्डर, एक्सेट्रा. बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. हर समाज में सिविल सर्विसेज के अपने कुछ तौर तरीके हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को डेवलप करती है. सडनली जो इसका हेड है वो लैटरल एंट्री ऑफिसर होता है. अब आपने लैटरल एंट्री से इस हेड लेवल के पोजीशंस पे अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए. आपको पता है द कैरेक्टर ऑफ द लीडर वुड डेफिनेटली डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. बट क्या प्रोसीजर रिवर्स भी हो सकता है?
कि this particular person may get frustrated with the bureaucratic working? क्या ये रिवर्स पॉसिबल है कि this person himself may face cultural shock when he enters into the bureaucratic system because the culture in which he would have worked, कोई प्राइवेट में वर्क कर रहा है या फिर कहीं पे कोई इंटेलेक्चुअल एरियाज में वर्क कर रहा है, वो स्पेशलिस्ट सडनली जब ब्यूरोक्रेसी के हेड बनते हैं तो वो देखते हैं कि धक्का मारना पड़ रहा है पुष्कर। अब यहाँ पे एक शॉक लगता है इन्हें। द लोअर लेवल ऑफिसर्स आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। एमएनसी में था, मैं तुरंत फायर कर सकता था, नो एक्सप्लेनेशन स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक लोअर लेवल ऑफिसर may not be having that fear which the person had it in the private organizations. You had good amount of autonomy. यहाँ पे शायद तुम्हारे political bosses के साथ आपको 10 तरीके से हेर फेर बदलाव डिस्कशंस करने पड़ सकते हैं। What happens? This person would face the bureaucratic shock, cultural shock, not the organization. और जब ये शॉक लगता है, कुछ लोग there are certain people who will absorb this shock, and there are certain people who might be shocked themselves, and which leads to their resignations. वो रिजाइन करके निकल जाएंगे सोसाइटी से, सिस्टम से। और अगर कोई लोग रहते भी हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी इनोवेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म हो जाएगी, बिकॉज व्हेन दे themselves accept that the system is not going to work as per their aspirations or goals, the system has developed its own working profile, the own working procedures. Is this point clear enough? That the leader or the people who enter, the lateral entry officers would also be prone to face cultural shock, as the work ethics in which they would have worked is way different from the nature of work ethics which are employed in bureaucratic procedures and sets of rules. Clear? कि किस cultural shock की बात कर रहे हैं हम इधर? Guys, कोई doubt और elaborate करूं इसको या sufficiently clear? Clear? Thank you. Third one. जो ये ऑफिसर्स आएंगे इनका सिस्टम में कोई लॉन्ग टर्म स्टेक नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म स्टेक नहीं रहेगा का मतलब क्या है? अब एक ऑफिसर जब एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट होता है, नीचे से ऊपर तक प्रोग्रेस करता है लाइफ साइकिल में, तो उस सिस्टम के साथ उसके स्टेक होते हैं। जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता चले जाएगा, बेटर होता चले जाएगा, इसकी भी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। बिकॉज आपने देखा है कैरेक्टरिस्टिक, ब्यूरोक्रेसी इज ए करियर। आप इसको एक करियर के जैसे चूज करते हो, परमानेंट होती है ये। तो यू लार्जली एक्सेप्ट द चैलेंजेस आल्सो प्रेजेंट विद इन द सिस्टम बिकॉज यू आर चूजन दिस एज योर करियर। फॉर एग्जांपल, कल आप जब आईएएस बनते हो तो हो सकते हैं 10 प्रकार के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं व्हेन यू गेट इनटू द सर्विसेज। बट आप रेडी होकर जाते हो उन चैलेंजेस के लिए कि नहीं, ये चैलेंजेस आएंगे, और आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कभी होल हार्टेडली, कभी फ्रस्ट्रेशन के साथ, कभी होपलेसनेस के साथ, कभी ज्यादा प्रैग्मेटिक से। लेकिन जब एक लैटरल एंट्री ऑफिसर आएगा यहाँ पे, तो ही इज नॉट कम फॉर अ जॉब। वो 40 प्लस की उम्र से आ रहा है, स्पेशलिस्ट होगा और अच्छा खासा करियर प्रोफाइल डेवलप हो चुका होगा उसका। सडनली जब वो इधर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, होगा ये कि जब ये कल्चरल शॉक उसे मिलेगा, पॉसिबिलिटी है he would then say कि no, I am not ready to work in this system, I am going to resign, मेरे पास और जॉब्स है यार, I am not here for a job, कि तुम जैसे चलोगे वैसे काम नहीं कर रहे हो तो छोड़ो, मैं निकल रहा हूं यहां से। This is called as not having a long term stake. पॉसिबिलिटी है वो अपने मोटिव फुलफिल करने आ रहे हैं, they may just leave the system. एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर सिविल सर्विसेज, इतना इजी नहीं होता छोड़ना। आपको नोटिस पीरियड के साथ साथ आपकी बहुत सारी और इंक्वायरीज इफ एंड बट्स होती है जो टेक इनटू कंसीडरेशन की जाती है व्हेन यू आर एक्चुअली रिजाइनिंग। बट इधर शायद बहुत इजी होगा। दूसरी चीज, इन लोगों ने जब सिस्टम में स्टार्टिंग से काम किया है तो पॉसिबिलिटी बड़ी रेयर होती है कि दे विल लीव द सिस्टम इन बिटवीन, बिकॉज़ वो जॉब के जैसे करने आते हैं, करियर के जैसे आते हैं। ये लोग आधा करियर खत्म कर चुके होंगे अपनी लाइफ का, एंड दे विल नेवर हैव दैट लॉन्ग टर्म स्टेक व्हिच अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रिक्वायर्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे लीव द सिस्टम एज पर देयर कन्वीनियंस। एग्जांपल देता हूं, रघुराम राजन का एग्जांपल लो, नीति आयोग के प्रीवियस हेड अरविंद सुब्रमण्यम का एग्जांपल लो। जब गवर्नमेंट से ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगा, दोनों ने रिजाइन किया और चले गए, और रघुराम राजन ने ये स्टेटमेंट तक बोल दिया था, इट्स बेटर टू टीच एट हार्वर्ड देन टू बी द हेड ऑफ आरबीआई। मतलब ये स्टेटमेंट आया रघुराम राजन का। इमेजिन द लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन व्हिच वुड हैव हैपेंड। अरे मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को कोई आइए, मैं कोई जॉब के लिए नहीं बैठा हूं इधर, मेरे को ज्यादा बेटर ऑप्शन है, और मैं हार्वर्ड में पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगा ना कि आरबीआई का हेड। अगर एक आरबीआई का गवर्नर ये बोल रहा है, वो इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ही वाज नॉट वर्किंग फॉर अ जॉब, ही वाज जस्ट वर्किंग एज इट्स ड्यूटी, और मे बी सम अदर रीजंस एज सच, कि पैसे कमाने के लिए उनके पास 5 ऑप्शन और है। दिस इज कॉल्ड नॉट हैविंग अ लॉन्ग टर्म स्टिक। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? कि हाउ द लैटरल एंट्री ऑफिसर वुड सीरियसली लैक दिस लॉन्ग टर्म स्टिक। जेन्युइन कंसर्न है, ध्यान से सुनते चले जाना कि हां ये चैलेंजेस आएंगे जब आप लैटरल एंट्री लेके आओगे। फियर ऑफ नेपोटिज्म, जब ये लैटरल एंट्री इंप्लीमेंट की गई थी, इनफैक्ट जितने आर्टिकल्स मैंने द हिंदू में पढ़े या फिर जितनी डिबेट्स मैंने लैटरल एंट्री पे कोई और आर्टिकल्स में पढ़ी, सब जगह ये सबसे बड़ा फियर था, सब जगह ये सबसे बड़ा चैलेंज माना गया कि लैटरल एंट्री एक नेपोटिज्म ले आएगी ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज में। कैसे? एग्जांपल देखता है। अभी क्या होता है, एक आदमी इलेक्शन खेलता है, इलेक्शन हार जाता है, कोई बात नहीं, इसको खुश करने के लिए गवर्नर बना दिया जाता है या फिर राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया जाता है। हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के पुराने फाइनेंस मिनिस्टर भी अमृतसर से शायद जहां तक याद है इलेक्शन हार गए थे, नॉमिनेट करके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे वो, अरुण जेटली। पॉइंट क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से रह चुके हैं। पॉइंट कि कई बार हम देखते हैं स्पेसिफिकली कि जो क्लोज पॉलिटिकल एडीज होते हैं या जो सपोर्टिंग होते हैं, उनको कई बार गवर्नर्स बना दिया जाता है जब वो आपके साइड में स्टैंड लेते हैं। जो भी सरकार आती है, ऑलमोस्ट हर सरकार ये करती है। अब ये बोला जा रहा है कि इन लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भी बिठा दिया जाएगा, सिविल सर्विसेज। इन लोगों को प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कंडीशन ये होगा, ये वाले लोग स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, हर किसी को नहीं, स्पेशलिस्ट तो रहेगा ही रहेगा। ध्यान रखना, बहुत सारे हो सकते हैं नेता या कुछ ऐसे जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अब अगर वो कहीं पॉलिटिक्स में फिट नहीं हो रहे हैं, कोई और सिस्टम में फिट नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को सीधा सीधा ब्यूरोक्रेसी में हायर डिसीजन मेकिंग पोजीशन में अपने आदमी बैठाने का मौका मिल जाएगा। अब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैडर हो सकते हैं या उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं में हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्पेशलिस्ट किसे बोला जाएगा? अगर हम प्रेजेंट इनिशियल प्रैक्टिसेस देखें तो स्पेशलिस्ट का क्लियर कट इंडिकेशन था डॉक्टरेट, पीएचडी होनी चाहिए। जिस भी डिसिप्लिन, जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पीएचडी को स्पेशलिस्ट मान रहे हैं। सर ये कैसे मान सकते हैं, ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग है। नहीं,
यूपीएससी ने जो पहला नोटिफिकेशन 2018 में निकाला था इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसके अंदर डायरेक्टर की पोजीशन थी, जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, उसकी वैकेंसी थी, वो सेलेक्ट करना चाह रहे थे, अपॉइंट करना चाह रहे थे, और इन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन निकाली थी हैविंग अ पीएचडी, वो जो भी रेस्पेक्टिव फील्ड था, सिर्फ एकमात्र क्वालिफिकेशन निकाली गई थी, जितने लोगों के पास उस पर्टिकुलर फील्ड में पीएचडी है सब अप्लाई करो, हम इनमें से चूज करेंगे। अब अगर ये हमारी स्पेशलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स कैडर्स मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं डॉक्टरेट की डिग्री रखते होंगे, और पॉसिबिलिटी है आप उन्हें स्पेशलिस्ट के नाम पे सीधा सीधा सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लेवल्स में अपॉइंट कर लोगे। क्यों? बिकॉज कल आपकी सरकार रहे ना रहे, सिस्टम के अंदर डेफिनेटली आपका इंसान बैठा रहेगा। ये 10 साल के लिए अपॉइंट होता है, 10 ईयर्स की मैक्सिमम सर्विस होती है इनकी। तो कल अगर कोई सरकार कोई इलेक्शन हारती भी है तो गवर्नमेंट बदला जा सकता है, मिनिस्टर बदलेंगे ही बदलेंगे, इनके लिए फिर आपको वही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से निकलना पड़ेगा अगर इनको निकालना है तो। अब डिड यू गेट द पॉइंट कि किस तरीके से ये नेपोटिज्म का जो डिजीज है पॉसिबल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल तक कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में आ जाए। और ये एग्जांपल है लाइव कि किस तरीके से हमने अपॉइंट किए थे एक टाइम पे ये लैटरल एंट्री पर्संस। सो एक फियर ये थी डिबेट में कि यार लैटरल एंट्री शायद इसलिए निकाली जा रही है कि नेपोटिज्म या अपने लोगों को सिस्टम में बैठाने के लिए। तो पीपल सेड कि मे बी द गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद अ राइट माइंडसेट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये हो सकता है, फिलहाल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम दिए जाते हैं, एक रूटीन मैकेनिज्म और प्रोसीजर है, उसको क्वालिफाई करते 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 अगर आप आते हो तब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, तब आपको कंसिडरेशन मिलती है, यहां पे नहीं होगी। सेकंड, क्वालिफाई करने के बाद भी लोएस्ट लेवल हायरार्की से ऊपर तक जाते हो, ऐसा नहीं है सीधा आपको क्वालिफाई करने के बाद अगर आप स्पीकर के बेटे या बेटी हो तो अंडर सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सीनियरिटी भी आपकी बाईपास नहीं की जाएगी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस में डू सी के पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, पर वो एकदम एक्सट्रीम लेवल के रिटायरमेंट के टाइम के अंदर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हो सकती है, सीनियरिटी को बाईपास कर दिया जाए। जैसे किरण बेदी सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर थी जो पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली बननी चाहिए थी, लेकिन उसको बाईपास करके बसी साहब को कमिश्नर बना दिया गया था, और उन्होंने तुरंत, जहां तक याद है बसी साहब को बनाया गया था, उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया था उधर से कि नहीं मेरी तो सीनियरिटी भी बाईपास हुई। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट डिड यू गेट के यहां से नेपोटिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे पॉसिबिलिटी रखता है अंदर सीप इन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी में। कैन यू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, गवर्नेंस? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ टू डिफाइन दिस। ठीक है, आई थिंक यू शुड आल्सो बी बेटर अंडरस्टैंडिंग लैटरल एंट्री फर्स्ट। गवर्नमेंट और गवर्नेंस का डिफरेंस अभी तक आपको सचिन चतुर्वेदी पता नहीं चला है तो गवर्नमेंट गवर्नेंस की क्लास ही कल खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस का ही डिफरेंस नहीं पता चला तो आई थिंक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एंटायर डिस्कशन व्हिच वी हैड फ्रॉम पास्ट 5 days? आई मीन दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी क्लास के ऑलमोस्ट एटलीस्ट लैटरल एंट्री खत्म हो जाए उसके बाद सचिन, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन, आई ट्राई टू मेक द डिफरेंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और गवर्नेंस के डिफरेंस प्रिसाइजली क्लियर विद अ सिंगल एग्जांपल। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक आई वुड हैव टू डाइवर्ट फ्रॉम हियर। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस फियर ऑफ नेपोटिज्म कि पॉसिबिलिटी है, और इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल हो सकता है, जरूरी नहीं हो यार, लेकिन फियर है तो हम फियर ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ ग्राउंड एक्सपीरियंस, जो सेकंड सबसे ज्यादा डिबेटेड पॉइंट था जब लैटरल एंट्री आई कि नहीं होना चाहिए, जो सपोर्टर नहीं थे, कि बोलते हैं जो लोग अपॉइंट होते हैं इस सेक्रेटरी लेवल के पोजीशन पे उनको ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और पॉसिबिलिटी है कि उनकी पॉलिसी मेकिंग शायद ग्राउंड पे जाके फॉल कर जाए, ग्राउंड पे जाके फेल कर जाए। दे वुड नॉट हैव दैट ग्राउंड परफॉर्मेंस जो शायद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब नीचे से उठ के सेक्रेटरी लेवल तक जाता है पता रहता है। याद है मैंने आपको एक पीडीएस का एग्जांपल दिया था छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह सर जब बने सीएम वो खुद आईएएस ऑफिसर से रिजाइन किया था, मतलब वो खुद एक आईएएस ऑफिसर थे तो उन्हें हर डिटेल माइन्यूट पता थी यार। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब नीचे डिस्ट्रिक्ट चलाते 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 15 साल में ऊपर तक पहुंचता है ना, वो हर घाट घाट का पानी पी के पहुंचता है, क्या प्रॉब्लम आई, किस में क्या है, किस स्कीम में क्या इशू आई थी, उस टाइम मेरे पास पोजीशन नहीं थी, मैं पॉलिसी चेंज कर दूं, ये पूरा का पूरा एनरिच्ड एक्सपीरियंस लेके जब वो सेक्रेटरी लेवल पे बैठता है तो इट्स जस्ट फैबुलस। वो बंदा अब एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बना सकता है कि हाँ मुझे ग्राउंड का भी एक्सपीरियंस है, कैसे चला सिस्टम, और मेरी अब कहीं ना कहीं इस लेवल पे पोजीशन भी है, आई कैन इंटीग्रेट दिस। अब लोग बोल रहे हैं कि जब ये लैटरल एंट्री ऑफिसर आप बाहर से इधर लगाना चालू कर दोगे तो कहीं ना कहीं उनका ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिसी बहुत अच्छी बन सकती है यार, ग्राउंड पे शायद इंप्लीमेंटेबल ही नहीं है, पता चला ग्राउंड पे जाती फेल कर गई पूरी की पूरी पॉलिसी। इज द पॉइंट क्लियर कि हाउ दिस पॉइंट हैज कम, और इन दोनों के लिए सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं पेपर्स में, क्या तरीके से इनको टैकल करना चाहिए। अब इसी से कनेक्शन है इस पॉइंट का कि ऑन वन हैंड the existing lateral entry officer would not have the ground level experience of implementing these public works, administrative policies, etc. At the same time, the impact on existing bureaucracy भी negative होगी। कैसे? दो प्रॉब्लम। फर्स्ट इंपैक्ट जो एक्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी में होगी वो ये, द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स वुड गो अनयूटिलाइज्ड। आपको नहीं लगता जब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऊपर तक पहुंचेगा और बोलेगा नहीं दरवाजा बंद हो गया साहब, ये तो पोजीशन बाहर से फिलफिल कर दी गई है, इस आदमी का एक्सपर्टाइज जो गेन किया 14 साल में, आपको नहीं लगता कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा, उसका यूज नहीं कर रहे हैं हम? I mean his experience which he has gained, exposure which he has gained in 14 years, now he is not in at the decision making position। बचपन में शायद ये सोच रहा था, बचपन मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब था कि नहीं मैं एक दिन जब पॉलिसी बनाऊंगा तो ये चीज ध्यान में रखूंगा, अभी मेरी नहीं सुन रहे, एक टाइम तो मैं पहुंचूंगा वहां पे। अब सडनली जब वहां पे पहुंचे तो पता चला कि बाहर से कोई बैठा हुआ है, बोला ठीक है सर मैं सजेशन दे देता हूं, अरे मैं क्या सजेशन दूंगा, मैं तो स्पेशलिस्ट हूं, प्लीज गेट आउट। ठीक है सर, इनके खुद के एक्सपीरियंस एक्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी के अनयूटिलाइज्ड हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट व्हाट एफिशिएंसी इज इन गुड गवर्नेंस, राइट? एफिशिएंसी का मतलब क्या सिर्फ पैसों के रिसोर्सेज से है क्या? कनेक्शन समझ में आया? एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपके एक्सपीरियंस को भी एफिशिएंटली यूज करना ताकि रिसोर्सेज बेहतर यूज हो सके। तो पहला नेगेटिव इंपैक्ट वैलिड और लॉजिकल है ये, यस माय एक्सपीरियंस वुड एक्चुअली गो बिकम इनफर्टाइल। सेकंड प्रॉब्लम, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इनका लॉन्ग टर्म स्टेक नहीं होगा सिस्टम में, राइट? दूसरी तरफ इनको ऊपर आपने आने नहीं दिया, आपको नहीं लगता अगर जब ये बंदा रिजाइन करेगा तो ऊपर पोजीशन को मैन करने के लिए डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट? आदमी नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि नीचे वालों की पॉलिसी मेकिंग एक्सपीरियंस कभी हो नहीं पाया क्योंकि ऊपर वाली एंट्री बंद थी, ये बैठे थे। सडनली जब ये छोड़ के चले गए तो अब नीचे वाले इनएफिशिएंट है देयर इन दैट पॉलिसी मेकिंग बिकॉज़ इनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था उधर। अब पूरा का पूरा chaos हो जाएगा सिस्टम में, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इंपैक्ट ऑन एक्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, the experience of existing bureaucrats would completely go unutilized until and unless आपने lateral entry में ऐसा प्रोविजन, ऐसा सिस्टम बनाया है कि डिस्कशन डिबेट होके इंप्लीमेंट हो रही।
Second, the bureaucrats would not, it would also hamper the gaining of new experience of the existing bureaucrats, जो अब शायद ये लोग ले रहे हैं, लेकिन कभी बाई चांस ये लोग चले गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग आपकी फॉल करने के बड़े हाई चांसेस हो जाता है। आर दिस ऑल पॉइंट्स क्लियर? बड़े सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस है लैटरल एंट्री के, कोई एग्जैगरेटेड थियोरिटिकल ओरिएंटेशन नहीं है यहाँ पे। दीज आर लिटरली द प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो हमको फेस करने ही करने पड़ेंगे जब हम सिस्टम में घुसेंगे, जब ये लैटरल एंट्री सिस्टम एप्लीकेबल होगा। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? ओके, अब सवाल ये आता है कि सर एक तरफ लैटरल एंट्री आपने बोली अच्छी तो है, होनी चाहिए, दूसरी तरफ अगर हम लगाते हैं तो कुछ एक प्रैक्टिकल और ऑफ चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? क्या कोई तरीका है जिसके बेसिस पे इन चैलेंजेस को कम किया जा सके? खत्म तो पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट ये वीकन किए जा सके और इसके स्ट्रेंथ्स को बढ़ाया जा सके, तब भी सक्सेसफुल हो जाएगी लैटरल एंट्री। आर देयर एनी वे और मैकेनिज्म्स आउट? जो दो फेमस सजेशंस आए हैं लैटरल एंट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन या बंदे की नहीं, न्यूज़पेपर में ऑफन जो डिबेटेड रही। पहला सजेशन आया कि जो नेपोटिज्म की प्रॉब्लम थी, ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, इसको टैकल करने के लिए भैया रिक्रूट देम थ्रू एन ओपन एग्जामिनेशन, एक ओपन एग्जामिनेशन से इनको रिक्रूट करो। आई थिंक ए लॉजिकल एंड वैलिड पॉइंट, राइट? डू यू थिंक कि हाँ शायद एक एग्जाम होने से एक स्फेयर ऑफ कहीं ना कहीं एक बैरियर बनाया जा सकता है कि शायद नेपोटिज्म खत्म हो या फिर एटलीस्ट इसको इरेडिकेट करने की पॉसिबिलिटी रहे हमारे पास? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिक्रूटमेंट हैज टू बी देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, शायद एक नो डाउट ए लॉजिकल सॉल्यूशन। दूसरा जो प्रॉब्लम आया कि भैया इनको ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं क्या सॉलिड है कि नहीं दोनों सजेशन। दूसरा जो सॉल्यूशन आता है कि चैलेंजेस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, कि ग्राउंड लेवल वाला जो एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं सरकार में होना तो चाहिए आपको, तो एक सजेशन आया कि 10 साल की सर्विस के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो इनको ऑन एन एवरेज, जिसमें पहले 5 साल इनको ग्राउंड लेवल पे पोस्ट किया जाए ताकि ग्राउंड के अंदर हर एस्पेक्ट और वर्किंग मैकेनिज्म्स समझ सके वो लोग। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार जब ये ग्राउंड एक्सपीरियंस गेन कर जाएंगे, देन ब्रिंग देम एट दैट पोजीशन व्हिच दे आर अपॉइंटेड। तो इट्स लाइक ए ट्रेनिंग मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, आपको ग्राउंड लेवल पे ही एक कंडीशन समझने के लिए, जैसे पर्वतमाला स्कीम जो थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गांव में जाके, आई मीन एक आईएएस ऑफिसर को गांव पे जाके रहना पड़ेगा 1 महीने चीजों को समझने के लिए। अ वेरी प्रैक्टिकल सजेशन अगेन, बोथ ऑफ दीज आर क्वाइट प्रैक्टिकल एंड देयर इज हार्डली एनी थियरी इन्वॉल्वड हियर। कि ये बात भी सही है कि ग्राउंड एक्सपीरियंस आने से शायद एक सिनर्जिक रिलेशनशिप हो सकती है व्हेन दे गेट इनटू द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस और प्रोसीजर्स और पोजीशंस। अब कोई भी दो बंदे हाथ उठा लो, अनुराधा और तरुण। गाइस, अनुराधा एंड तरुण, हु इज दिस? अनुराधा, राइट? ओके, क्या लगता है ये सही है क्या गाइस? अनुराधा एंड तरुण, आई थिंक। हाँ, क्या लगता है तरुण, आपका ओपिनियन क्या है? शुड वी गो विद दिस ताकि नेपोटिज्म जैसा डिजीज खत्म किया जा सके? अब प्रैक्टिकली सजेशन आए, इनको प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? कुछ सीन ऐसा बनता है। अब फर्स्ट पॉइंट, कौन लेगा इनका एग्जाम? तरुण थोड़ा लाउड यार। यूपीएससी, राइट? यूपीएससी शायद सबसे ऑथेंटिक बॉडी होगी जो इसका एग्जाम ले सके। रघुराम राजन आके एक ऐसी थियरी चिपकाएगा, पांचों के पांचों ऑफिसर घायल, राइट? कैसे सर आप इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? अरे नहीं यार, मैं लॉजिक पे चलने वाला आदमी हूं। समझते हैं यूपीएससी में बैठे हैं जर्नलिस्ट, और अब आप ये बोल रहे हो ये जर्नलिस्ट जज करेंगे स्पेशलिस्ट को, राइट? आप ये बोल रहे थे ना, मतलब स्पेशलिस्ट नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम जर्नलिस्ट रखेंगे। आई मीन व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? ये हो सकता है जैसे कि साइंटिस्ट का काउंसिल इंडिया में, उस तरह काउंसिल का डिपार्टमेंट है। एग्जैक्टली, कि एग्रीकल्चर का कुछ अलग बनाया गया, किसी और का कुछ, किसी और का कुछ, कितने बनाने पड़ेंगे? कम से कम 5000 बोर्ड बनाने पड़ जाएंगे इंडिया में। प्रैक्टिकल है वो, प्रैक्टिकल पे चलो गाइस। अरे कितनी स्पेशलिस्ट सर्विसेज है और कितने कितनों के बोर्ड बनाते फिरोगे आप? आई मीन इट्स, और वो भी क्यों? एक लैटरल एंट्री या दो लैटरल एंट्री साल में या 2 साल में होगी, उसके लिए एक पूरा बोर्ड है जो आपकी पूरी की पूरी एफिशिएंसी को खत्म किए जा रहा है, जिसको आप परमानेंटली एम्प्लॉय करके रखोगे इन ऑर्डर टू टेक दिस एग्जामिनेशंस। आर यू बीइंग प्रैक्टिकल हियर? गाइस ध्यान से सुनो एकदम अच्छे से। लैटरल एंट्री का क्वेश्चन जब आए तो बी वेरी प्रैक्टिकल, जब वे फॉरवर्ड हो। एक सजेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल का। ये सारी की सारी कहानियां जो 2 सजेशन मिले हैं ना, ये दोनों सजेशन दिए हैं ब्यूरोक्रेट्स ने, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का अल्टीमेट मोटो है लैटरल एंट्री का फेलियर। क्योंकि जब तक ये फेल नहीं करेगा इनकी पोजीशन कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो न्यूज़पेपर में जितने लोग थे वो सारे ब्यूरोक्रेट्स थे यहाँ पे, और ये बोल रहे हैं इनका एग्जाम लो। पहला क्वेश्चन, चलो हम मानते हैं, चलो इनका सजेशन अच्छा ही रहा होगा देश के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें जो चैलेंज देगा वो है इनका एग्जाम कौन लेगा। फर्स्ट चैलेंज इज टू क्रिएट एन एग्जामिनेशन बॉडी व्हिच कैन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्पेशलिस्ट सर्विसेज एंड व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर आपको बनानी पड़ेगी कि सर एड हॉक बॉडी बना लेते हैं। दैट एड हॉक बॉडी को बनाने में आपको पूरे पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए जूते घिस जाएंगे और आपका रिक्रूटमेंट पोस्टपोन होता चले जाएगा, राइट? क्योंकि फिर उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। एक मिनट धीरे धीरे चलते हैं, सारे डाउट्स लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? एड हॉक तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, और एड हॉक रहेगी तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिक्स ज्यादा डोमिनेट करने लगेगी। तो पहला क्वेश्चन, ये चैलेंज तो आएगा, सरकार को सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है इसमें, बिकॉज़ एक्जिस्टिंग यूपीएससी बॉडी इज नॉट सफिशिएंटली केपेबल इनफ टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड द बॉडी इन इटसेल्फ इज मैन्ड बाय जर्नलिस्ट एंड द जर्नलिस्ट कैन नॉट बी अ राइट अथॉरिटी टू जज द स्पेशलाइजेशन और स्पेशलिटी ऑफ अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। क्लियर? अब आप ध्यान से समझो, आदित्य ने एक सजेशन दिया मुझे ये सजेशन चाहिए गाइस, ताकि हर कांसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि गवर्नेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। आदित्य ने अच्छा सा सजेशन दिया है, आउटसोर्सिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। आर यू ट्राइंग टू से मी दिस कि हम हमारा जो सिलेक्शन एट द डिसीजन मेकिंग पोजीशन है वो आउटसोर्स करने वाले हैं? आई मीन आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर सेइंग कि अंडर सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी लेवल तक का प्रोसेस जो हमारे गवर्नमेंट में डोमिनेट करेगा, थर्ड पार्टी जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी, वो आउटसोर्स करके उन्हें अपॉइंट करेगी। ओह कम ऑन, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डेंजरस सिनेरियो। ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है।
क्योंकि ध्यान से समझो, ये वो पोजीशन है जहां पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की भी एक्सेस हो सकती है आपको। और एक थर्ड पार्टी किस तरीके से अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट के अधिकारियों को? आई मीन सबसे पहले इशू आने लगेगा इधर। आई मीन नॉट लॉजिकल, मुझे नहीं लगता ये लॉजिकल है। अब दूसरा, ये सिर्फ एग्जाम का चैलेंज नहीं है, एक चैलेंज समझ रहे हैं हम। दूसरा चैलेंज आएगा, तरुण आप एग्जाम क्यों दे रहे हो आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज का? हेलो, एनीबॉडी एल्स? अरे नहीं भाई, मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, आपको जॉब के लिए देना है। बी प्रैक्टिकल, राइट? मे बी मैंने जब दिया था मुझे भी देना था यार, हमको जॉब चाहिए, तभी तो हम प्लान भी ढूंढने लगते हैं ना 2 अटेम्प्ट के बाद में। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स टू यू इज नॉट आईएएस, व्हाट मैटर्स टू इज अ गवर्नमेंट जॉब, कि मुझे जॉब मिल जाए। प्रैक्टिकल वही है, मैंने भी इसीलिए दिया था, आपने भी शायद उसीलिए दिया है। आज नहीं मानोगे, 2 साल के बाद जब प्लान भी आएगा तो ये 6:45 का सेशन याद आएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली द रीजन। क्या इन लोगों को जॉब चाहिए क्या? दे वुड ऑलवेज हैव फ्लैम्बॉयंट कैरियर्स, बड़े बड़े कलरफुल कैरियर्स होंगे इनके। अब जब उसको कैरियर जॉब ही नहीं चाहिए, तो डू यू रियली थिंक दिस पर्सन वुड इवन बी इंटरेस्टेड टू गिव यू द एग्जाम? पॉसिबिलिटी इतनी है कि जब तुम वैकेंसी निकालोगे तो पॉसिबल है कि शायद बहुत सारे लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया होगा यार। Who is going to give an exam for this? I mean, come on, are you trying to say that? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके अंदर कुछ घमंड होगा। I'm just being practical. कि chances are that very few applications would be received, if at all received, for an examination process. तो सबसे पहले 2 चैलेंज समझो इधर। 2 चैलेंज जो आने वाले हैं वो ये कि recruitment is a right way to tackle nepotism exam, but the challenge which it comes with is more serious than nepotism. And the very process of examination would become so complicated that the entire purpose of lateral entry would be defeated. कि एक चीज को ठीक करने के लिए प्रोसेस को इतना ज्यादा ओपन अप कर दिया कि वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। वो समझ में आया कि इसमें भी एक तरीका है एग्जाम, लेकिन शायद इससे प्रॉब्लम एक सॉल्व हो रही है, 5 ज्यादा बिल्डअप होने वाली आगे। तब वो शायद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे, तो शायद इधर मेरे को नहीं लगता यूजिबिलिटी है। दिस इज नॉट माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ आईआईपी जो रिकमेंडेशन थी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बट येट हमको डिसीजन नहीं लेंगे, एग्जाम नहीं देना है, हमें सॉल्यूशन चाहिए, चाहे इधर से मिले चाहे कहीं और से मिले। सेकंड चीज इन्होंने क्या बोली कि 10 साल की जो सर्विसेज है इसमें 5 साल आप ग्राउंड लेवल पे भेज दो, 5 साल आप अपर लेवल पे सर्विस करो, जिसके कारण कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस आएगा, बेटर हो जाएगी ये चीजें, राइट? यस सर। अब पॉइंट ये है, कैन यू इमेजिन अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट वर्किंग एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट? नहीं पॉसिबल तो है, लेकिन वेस्ट ऑफ टैलेंट है ना। होगा क्या पता है? अब एक मिनट, होगा क्या वो ध्यान में रखना, और ये लाइन लिखना पेपर 3 में काम आएगा। ये मेरी पर्सनल बनाई हुई लाइन है। इंडिया के अंदर लैटरल एंट्री से ब्रेन ड्रेन तो ठीक हो जाएगा अगर 5 साल और 5 साल का स्कीम निकाला, लेकिन ब्रेन ड्रेन ठीक करने के बाद में हो सकता है इंडिया ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेस करने लगे, वो है ब्रेन वेस्टेज। इस प्रॉब्लम को हम खड़ा कर लेंगे अपनी सोसाइटी में कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मे बी सम स्पेशलिस्ट पर्सन, इकोनॉमिस्ट और लीगल ल्यूमिनेयर, कोई ये लोग आज एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं जहां पे उनकी स्पेशलाइजेशन की वो यूजफुलनेस है ही नहीं जो जिस लेवल पे होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब ये 5 साल मान लो चलो रेडी, काम भी करने के लिए रेडी है, क्या आपको नहीं लगता 5 साल के बाद में ये खुद ब्यूरोक्रेट बन जाएगा कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम की बहुत सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएगी? अरे ठीक है यार, इसी तरीके से जो एडवांटेजेस थी वो तो पहले ही खत्म कर दिया आपने। न्यू नॉलेज, न्यू इनोवेशन, न्यू कॉम्पिटिटिवनेस, XYZ, ये 5 साल में खुद अपने आप को ब्यूरोक्रेट मान चुका होगा। डोंट बी प्रैक्टिकल, फैक्ट यही रहने वाला है। और दूसरी चीज, 5 साल के अंदर आप यूपीएससी में जब एग्जाम देते हो, जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए है, आज एग्जाम दे रहे हो, 3 साल तक अगर एग्जाम देते रहे तो आपको सच बताना दिल से कि आपको आपके लेवल का इंजीनियरिंग जॉब 3 साल के बाद में मिलेगा? प्रैक्टिकली तो नहीं मिलेगा, स्टार्ट हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, लेकिन शायद जो आप डिजर्व करते हो, मान लो आईआईटी से ही हो या कहीं से भी हो, क्यों नहीं मिलता पता है? क्योंकि 3 साल में आप इंजीनियरिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट भूल चुके हो, क्योंकि इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है यार, सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा उधर। एक सर्जन अगर 3 साल का ब्रेक ले ले, डू यू रियली थिंक कि कोई हॉस्पिटल उसे उस लेवल पे एम्प्लॉय करेगा जिस लेवल पे शायद ही और शी डिजर्व करते हैं? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस अपडेशन होती है इन स्किल्स के अंदर। एंड व्हेन अ पर्सन लार्जली बिकम्स 5 years at the ground level without largely employing the skills which he is known for, at the end you are not just wasting the talent but you are killing the skills. Is the statement clear? कि आप उनके स्किल्स को तकरीबन खत्म कर चुके हो, और जब वो बंदा जब आप 5 साल के बाद में इधर हेल्प पे आएगा, शायद कुछ ऐसी एक्सेप्शनल बात बची नहीं है उसके अंदर जिसके लिए शायद उसे अपॉइंट किया गया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? एवरीबॉडी क्लियर ना? तो 2 सजेशन जो है उसके चैलेंजेस हमने डिस्कस किए। हम नहीं बोल रहे कि सॉल्यूशन ही मत करो, सॉल्यूशन करो यार, प्रैक्टिकल होकर सॉल्यूशन करो ना। क्या है वो प्रैक्टिकल? हाँ बताओ, आप बताओ। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि हर सिचुएशन में, हर फील्ड में कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा है, चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ। उस इंसान को प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में पता है, उसने ग्राउंड पे वर्क किया है, उसको शिक्षा प्रेजेंट मिल रहा है। वैसे बंदों को खोज के डायरेक्ट लैटरल एंट्री में ला सकते हैं, वहां पे हमें नेपोटिज्म भी नहीं मिलेगा और ग्राउंड एक्सपीरियंस इसके पास हो। लेकिन अपॉइंट है ना, ऐसे बंदे आपको एक तो मिलने वाले नहीं है, 100-50 एक साथ मिल गए तो किसको अपॉइंट करोगे? 150 मिल गए किसी भी फील्ड में, मान लेते 5 ही मिल गए, 100 का छोड़ो, 5 ही मिल गए सपोज, हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में 5 मिल गए, ठीक है। उसमें हम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे का एक बोर्ड बना सकते हैं कि हाँ इन 5% की आईआईटी को लेना। गाइस एक चीज समझो, करूं पहले एक चीज, आप एक पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग है तो आईआईटी का बोर्ड। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? सॉल्यूशन आपके पास परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बार आपको कुछ ना कुछ बनाते और बिगाड़ते रहना पड़ेगा। ऐसे ब्यूरोक्रेसी चलती नहीं है दोस्त। आपको पहले दिन बोला था, एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद वो चीजें कभी डिसमेंटल नहीं होती है। और हर स्टेप के अंदर अगर आपको कुछ बनाना है तो ब्यूरोक्रेसी में आपने खुद देखा है, नीचे से ऊपर तक जो चीजें हैं हर फाइल से पास होनी पड़ती है, और एक परमिशन निकालने के अंदर मुझे पता है कितना टाइम लग जाता है। ये बैठ के आज एक्चुअली क्या हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, तो आसान लग रही है चीज कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल है क्या कि इतनी चीजें बनती रहेगी। 5 लोगों को हमने सेलेक्ट किया, कुछ और XYZ देखी, आपने कुछ एक बोर्ड बनाया, ये सालों साल लग जाते हैं दोस्त। लिटरली मैंने खुद मेरे ब्रदर इन लॉ का एग्जांपल दिया था, रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने में ऑर्डर आने के बावजूद भी 4 साल लग गए आज तक। ऑर्डर आने के बावजूद 4 साल से तो नहीं हुआ, फिर अभी स्टेट पीसीएस से कुछ रिकमेंडेशंस आई, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट पहले होते जा रहा है। 4 years राजस्थान के अंदर रूमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया है, 4 years हो गए, नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। व्हाई आई एम सो वेल वर्स्ड विद दिस? बिकॉज़ माय ब्रदर इन लॉ इज वन ऑफ द पर्सन हु हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश दिस डिपार्टमेंट देयर। 4 साल हो गए ऑर्डर आए हुए, कुछ नहीं हुआ। कहना बहुत आसान है ये, मतलब प्रैक्टिकल चलेंगे तरुण, ठीक है ना? अब एक सिंपल सा सजेशन देखते हैं, मेरा नहीं है, आईएमपी ने बहुत सटीक से ना दोनों आर्गुमेंट को ठीक कर दिया। जैसे नीति आयोग ने तुम्हारी सिविल सर्विसेज में एक ही लाठी में सब सेट कर दिया था, आईएमपी बोलते हैं आप इतना कॉम्प्लेक्स जा क्यों रहे हो यार? मतलब ये क्या, ये कोई क्रायोजेनिक इंजन बनाना है क्या? आपको इतना टेंशन में आ गया, अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आईएमपी बोलता है आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते?
यूपीएससी ने रिकमेंडेशन 2008 में निकाली, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी तरुण? आईआईपी ने अब क्या बोला? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जर्नल बहुत अच्छा होता है, कभी पढ़ना हो तो। आईआईपी बोलता है एक काम करो तुम, ये जो दो प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो ना, दोनों एक ही सिंपल स्टेप पे खारिज हो सकती है। बोलता है कि जब भी तुम्हें लैटरल एंट्री में किसी को अपॉइंट करना है, जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, उसकी डिटेल्ड क्वालिफिकेशन निकालो। All the qualification which the deserving candidate should be having should be in micro details. Micro details होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को सपोज अपॉइंट करना है, क्यों एक इसमें आई थी कभी वैकेंसी, कैसे दिखेगी ये माइक्रो डिटेल्स, ये ध्यान से समझना। 10 पेटेंट हो इसके पास, पिछले 1 ईयर के अंदर 3, मैंने जस्ट जनरली लिखनी है यहाँ पे, 3 पेपर्स पब्लिश किए हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, लास्ट ईयर के अंदर 5 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इतने साल का ग्राउंड एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर होना चाहिए, लेट्स अज्यूम 10 इयर्स, फला फला सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज किए हुए होने चाहिए, या फिर कुछ और आपको लगता है उससे वाजिब है। अब मुझे बताओ, क्या आपका पहला पॉइंट सेट हो गया कि ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस नहीं है? तुम उस आदमी को सेलेक्ट क्यों कर रहे हो जिसका ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस नहीं है? कोई बंदूक देख के हमको सेलेक्ट करवा रहा है क्या? आप सीधा मेंशन करो ना, ये होना चाहिए तभी अप्लाई करना, नहीं तो छोड़ो। राइट, 5 साल का पैसा बच गया सरकार का यार उसे ट्रेन करने का। पहले क्वालिफिकेशन निकालो तुम यार। दूसरा पॉइंट क्या था? नेपोटिज्म। इतनी डिटेल्ड क्वालिफिकेशन आपके पास जब है तो आप किसी भी अरे गहरे को पीएचडी वाले को सेलेक्ट कर लोगे क्या? किसको सेलेक्ट करोगे? इनको। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन जो फ्लो करता है वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान से समझना। सर पॉसिबल है ना किसी ना किसी पर्टिकुलर, मान लो कि ये सारी क्वालिफिकेशन उसी किसी एक पर्टिकुलर बंदे को देख के दी गई है कि इस आदमी को अपॉइंट करना है, तो उसी की सारी क्वालिफिकेशन दे दी हमने। पॉसिबल है कि मान लो इस आदमी के लिए हमने ये निकाला पोजीशन, हमने सिर्फ इसलिए निकाला कि और कोई अप्लाई कर दो चलेगा। राइट, लेट्स अज्यूम कि शायद किसी और के पास ये नहीं मिले, सपोज ये बंदे के पास में सारी क्वालिफिकेशन है, डोंट यू थिंक दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी इन सर्विसेज? अगर नेपोटिज्म से भी आना है तो भी इधर नेपोटिज्म फ्रूटफुल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इस बंदे के पास क्वालिफिकेशन है इस पोजीशन को मैन करने की। क्योंकि भैया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में ना पैसे देके नहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा आपका, ये पेटेंट्स पैसे देके नहीं बनवाए होंगे आपने, ये ग्राउंड वर्क आपका जो होगा वो पैसे देके नहीं हुआ होगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के आशीर्वाद से नहीं हुआ होगा, आपने सॉलिड ग्राउंड वर्क और स्पेशलाइजेशन कर रखी है उस फील्ड में। और अगर अब सरकार ऐसे आदमी को अपॉइंट करती है जानबूझ के, तो शायद ये अल्टीमेटली सिस्टम को बेनिफिशियल होगा, खराब नहीं होने वाला है। डिड यू गेट द पॉइंट हियर? अरे अगर नेपोटिज्म ऐसे बेसिस पे चलता है तो भगवान करे इंडिया में नेपोटिज्म हमेशा रहे। ये क्वालिफिकेशन नेपोटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये क्वालिफिकेशन था बकायदा उस आदमी के पास। ठीक है, हमने किसी थर्ड पर्सन को सेलेक्ट करना था जो शायद इससे 2 बेटर क्वालिफिकेशन रख रहा था, उसको नहीं किया, वो और बेटर होता, इसको किया, ये खराब तो नहीं हो रहा है सिस्टम के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये क्वालिफिकेशन कोई फिक्स्ड नहीं होगी, जो डिपार्टमेंट है ना जिसके अंदर वैकेंसीज निकल रहे हैं वही स्पेशलिस्ट, इसरो की वैकेंसी निकल रही है तो वो डिसाइड करेगा भैया हमें साइंटिस्ट में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। या फिर एक इंडियन ऑयल के अंदर कुछ इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा सपोज मान लो, वो इंडियन ऑयल के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी रेस्पेक्टिव पीपल उस फील्ड आर&डी से जो भी कनेक्टेड है, दो स्पेशलिस्ट आर गोइंग टू डिसाइड दोस क्वालिफिकेशंस। And in that context, what happens? जब when the detailed qualification is there, both the problems of nepotism is nipped at the bud. Nepotism का शायद 100% solution उसमें नहीं है, but even in that case, such a form of nepotism would always be beneficial for the society because here, although the person has been preferred, but that preference is also having backed by the qualifications which he deserves to be in services or in that position. Point समझ में आया? पूरा nepotism तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। No, that's almost impossible कि full proof system बना दो आप। और full proof के पीछे कभी नहीं भागा जाता है, प्रोडक्टिविटी के पीछे भागा जाता है, perfection के पीछे नहीं भागा जा सकता। Perfection ultimately धीरे-धीरे मे भी आए या नहीं आए, एक यूटोपिया है। So none of the system in this world is completely free from nepotism, and only ensuring foolproof system would largely make more holes in the system than ensuring foolproof in the system. ये IIP ने recommendation दी थी, भाई इतना उतना क्यों भाग रहे हो? तुम ये वाला लॉजिक ठीक कर लो अपना, शायद बहुत हद तक ये दोनों प्रॉब्लम टैकल हो सकती है। अब लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया, तो ये जो 50 लोगों को अप्लाई किया जा रहा है, इन 50 लोगों के अंदर जो बेस्ट पर्सन है उसको सेलेक्ट करो, उसका ना तो इंटरव्यू तुम्हें लेना है ना कुछ और तुम्हें लेना, बिकॉज़ ये सारी इंटरव्यू दिखा रही है यहाँ पे, नहीं दिखा रही है क्या? ये बहुत इंटरव्यू एनीबॉडी है। इंटरव्यू की जरूरत कब होती है? जब आप एक वेट क्राइटेरिया रखते हो, पीएचडी लेके आओ। इधर क्या इंटरव्यू लेंगे? हमने 5 एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पुट कर दिया है, मैन्युअली करना मैन्युअल करो कि भैया चलो इसके बाद 10 पेटेंट है, इसके बाद 18 पेटेंट है, इसके बाद 300 पेटेंट है। अच्छा, फर्स्ट क्राइटेरिया आपको जो बेस्ट मिल रहा है उसको सेलेक्ट कर लो, ना एग्जाम लेने की जरूरत, ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत, ना बॉडी बनाने की जरूरत, ना तुम्हें नेपोटिज्म से फियर करने की जरूरत। लेकिन डिटेल होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं 2 चीज 10 पेटेंट ले आओ, एकदम हर माइक्रो डिटेल आनी चाहिए उसमें। आई मीन मेरे लाइफ में मैंने इसे फ्लॉलेस एक सजेशन कभी नहीं पढ़ा कि बात तो पते की कही आईआईपी ने, इफ द क्वालिफिकेशंस आर pragmatic, the person selected would always be pragmatic. Yes, there would still exist a chance of nepotism, but that nepotism would not be dysfunctional to the system. खराब नहीं होगा वो सिस्टम के लिए। बस this person is having capacity to be largely present at that particular position. अब इधर प्रॉब्लम आती है, ऐसे कुछ पीएचडी वाले लोग हो सकते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया से पैसे देके किसी से पीएचडी थीसिस लिखवाते हैं यार, 24,000 के आसपास पर एनम में पीएचडी होती है इंडिया में मात्र। बहुत सारे थीसिस तो मेरे को पता है कि कैसे लिखवाते हैं लोग। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो थप्पा हो सकता है सिर्फ एक, यहाँ पे हर चीज है आपके पास। अब आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये अजम्पशन भी गलत लिया है जिन्होंने ये सजेशन दिया है कि जो लोग इधर से आएंगे उनका ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं होगा। गलत। हैव यू हर्ड अबाउट अ पर्सन कॉल्ड एज अभिजीत बैनर्जी एंड डफलो या जो भी उनको बोलते हैं, जिनको इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमी के अंदर। अभिजीत बैनर्जी की किताब है पुअर इकोनॉमिक्स। तेंदुलकर कमेटी का नाम सुना है? पॉवर्टी लाइन के लिए बनी थी, पॉवर्टी के लिए बनी थी, सॉरी। तेंदुलकर कमेटी ने अलग अलग फैक्ट्स दिए कि भैया 27 रुपए रूरल एरिया के अंदर 32 रुपए के आसपास अर्बन एरिया में कमाओगे तो इससे नीचे कमाने वाले पुअर हैं, ऐसा कुछ एक फैक्ट दिया उन्होंने, जिसमें तकरीबन 42 से 47% इंडिया के पीपल को पुअर बताया गया, 37, मुझे एग्जैक्ट फैक्ट तो नहीं याद है। अब अभिजीत बैनर्जी ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल रिसर्च किया। कैसे? ही वेंट टू अ स्लम, ही स्टेड इन अ स्लम फॉर 6 मंथ्स एंड फाइनली केम आउट विद द स्टडी कि तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या वैलिड है क्या, और किस लेवल पे स्टडी की पता है? इसने बोला कि अगर जो साहब ने बोला है ये रुपया पर डे,
अगर किसी को इसमें मेंटेन करना है तो उसकी लाइफस्टाइल कैसे होगी? बोलता है कि हफ्ते में मुझे आधा साबुन यूज करना पड़ेगा, मुझे डेली बेसिस पे चीजें खरीदनी पड़ेगी, इतने इतने ग्राम्स तक मेंशन किया उन्होंने। अब ये आदमी से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेंडुलकर साहब का भी था क्या? मतलब आप अज्यूम क्यों कर लेते हो कि इन लोगों के पास ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है यार? दिस इज एट द बेस्ट एन अजम्पशन। और लेट्स अज्यूम नहीं भी है तो तुम डिटेल क्राइटेरिया में डाल दो, ग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस्सा खत्म ना। क्यों ट्रेनिंग करनी है? क्यों 5 साल बर्बाद करने हैं सिस्टम के अंदर? हमें इमीडिएट बेनिफिट चाहिए स्पेशलिस्ट का। 5 साल तक वेट करोगे, चैलेंजेस बदल जाएंगे, ये स्पेशलिस्ट बदल जाएगा, फिर किसी को बैठाओगे, फिर 5 साल जाएंगे, एट द एंड यू आर मेंटेनिंग द एक्जिस्टिंग स्टेटस को। एवरीबॉडी क्लियर? अब इसके हां बताओ आपका क्वेश्चन। Like letter entry is but sir, what about those aspirants who think that like only picking for PSC? मतलब समझा नहीं मैं। Like sir, हम पहले से ही हमारे पास मतलब कि प्लान होता है कि यूपीएससी करना है और फिर हम स्टार्टिंग से ही उसी के लिए जिसकी मेरा साइंस बैकग्राउंड था 11th 12th तक, बट सर फॉर बिकॉज ऑफ यूपीएससी आई चूज आर्ट्स बैकग्राउंड। ठीक है। बट सर like letter entry and I think every UPSC aspirant think of motivation is separately labeled post. नहीं आप ये बोल रहे हो कि जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए क्या, उन बच्चों के लिए कुछ किया जाए? नो सर लाइक जो लेटर एंट्री से जाते हैं तो सर उनका तो अपना फुल फ्लेजेड एरिया, मतलब उनमें तो ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है उनका डेस्टिनेशन। तो सर ऐसे में जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये डिमोटिवेशन होना एक तरीके से। हाँ मैंने तो बोला भी है ना, एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी डिमोटिवेटेड होगी कि कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स को लगेगा कि यार इस पोजीशन के ऊपर तो कहीं ना कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। पॉसिबल है? यस, ये तो चैलेंज रहेगा ही रहेगा जब आप लेटरल एंट्री लाओगे तो। बिकॉज पॉइंट इज दिस, या तो आप एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी को अकोमोडेट करो या फिर लेटरल एंट्री को लाओ। लेटरल एंट्री लाने से ऊपर की पोजीशन तो खत्म होती जाएगी या कम होती जाएगी, नीचे वाले से ऊपर कम लोग पहुंचेंगे और उधर फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स चलेगी, मैं पहुंच जाऊं, वो सारा टीम वर्क और वो सारी चीजें कोलैप्स कर जाएगी। तो या यू आर प्रैक्टिकल इनफ, यस रहेगा वो ना कहीं वो डिमोटिवेशन या फिर वो कहीं ना कहीं फियर हमेशा रहेगा कि शायद मुझे रिटायरमेंट इसी लेवल पे मिल जाएगा, मैं इससे ऊपर नहीं पहुंचूंगा। बट रिमेंबर एज ऑफ नाउ लेटरल एंट्री सिलेक्टेड पोजीशंस पे ली जा रही है। हाँ कल हो सकता है सब में ली जाए, नोबडी नोज दिस, but make sure this will always be demotivating for the bureaucrats or the people who may be preparing for the bureaucracies. तो ये तो कोई इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, that is really challenging. Yes, sir, but sir, when they posted in any area, like हम किसी जब हमारी पोस्टिंग होती है लाइक किसी भी एक स्पेशल एरिया में होती है, स्पेशल डिपार्टमेंट, तो सर हम उसी डिपार्टमेंट में भी तो हमें ऊपर करके पहुंचाया जा सकता है ना। तो ये लाइक कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं कोई स्पेशल डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। स्पेशल डिपार्टमेंट मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यस सर नहीं वो फॉर एग्जांपल वो ज्यादा से ज्यादा आप किसी एक सेंट्रल सर्विस में हो तो उधर लागू है, जैसे आईआरएस आईटी वो इनकम टैक्स के ही डिपार्टमेंट्स में रहेगा। लेकिन आप ध्यान से सुनो, उस इनकम टैक्स के अंदर आपको अलग अलग लेवल पे जाया जा सकता है, कभी कस्टम में हो, सॉरी कभी डायरेक्ट टैक्स के अंदर हो, कभी फॉरेन टैक्स के अंदर हो, कभी किसी और टैक्स में। कोई एक डिपार्टमेंट में नहीं रहते हो आप हमेशा पोस्टिंग। अंडरस्टैंड दिस। एक पुलिसिंग ऐसी सर्विस है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही हमेशा चलती रहेगी। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उठाओ, पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो घूमता है, कोई एक डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है आपकी पोस्टिंग। और अगर आपका ये सजेशन है कि उन्हीं को एक ही डिपार्टमेंट में पोस्टिंग करो तो आपका जनरल सर्विसेज खत्म हो जाएगा। और नीति आयोग ने बोला है ऑलरेडी, अगर आपने क्लास देखी है तो, कि 14 साल की सर्विस के बाद उनका एक प्लान है कि इन्हीं को स्पेशलाइज कर दिया जाए। क्यों? नीति भी अच्छे से जानती है कि कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री ओवर लॉन्ग टर्म में तो सक्सेस इसलिए नहीं होगी क्योंकि ब्यूरोक्रेसीज में फियर रहेगी कि हमारी पोजीशन खत्म हो रही है, क्यों ना इन्हीं को स्पेशलाइज किया जाए। बट अगेन मैं इसको सजेशन नहीं कह सकता बिकॉज एक रिकमेंडेशन है, अभी आगे हो नहीं हो दैट इज स्टिल टू बी डिबेटेड, बट यू नो दैट वेल कि नीति हैव ऑलरेडी डन दिस। अब एक गाइस क्या कर रहे हो यार, तुम दो ही डिस्कस करोगे क्या? जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन है। आईआईपीएस आपने जो बताया क्वालिफिकेशन वाला, उससे तो ये भी सॉल्व होता है। मान लेते हैं कि किसी को 10 ईयर के जॉब दिया, ठीक है, और उसने फिर 5 साल के बाद छोड़ दिया, तो हमारे पास एक लिस्ट रहेगा कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो ये इसकी जगह आ सकता है, ये इसकी जगह नहीं इतना डेटा नहीं मेंटेन करेगी सरकार यार। क्यों? इसकी जगह क्यों आएगी? 5 साल के बाद अगर वो छोड़ रहा है तो 5 साल के बाद में कोई लेटेस्ट लोग उनको अपॉइंट करूंगा ना, मैं पुराने को क्यों करूंगा? आई मीन आप रख सकते हो डेटा रिपोजिटरी, वो आपकी चॉइस है, बट नो दैट इज इम्प्रैक्टिकल। आप दूसरे आदमी को उठाओगे जो उस टाइम ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। व्हाई वुड आई ऑलवेज गो बैक? क्लियर? अब एक और चीज जो शायद आप लोगों ने मिस कर दी, लेटरल एंट्री की जो एक प्रॉब्लम थी, ट्रेनिंग नेपोटिज्म, दैट इज ग्राउंड लेवल नेपोटिज्म। एक सजेशन दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि भैया कुछ ऐसा ऐसा कर लो तो सॉल्यूशन हो सकता है। एक और प्रॉब्लम है लेटरल एंट्री में जिसका आज तक न तो मैंने सॉल्यूशन पढ़ा और न मेरे पास है, तो मेरे से पूछोगे तो मेरे पास नहीं है उसका सॉल्यूशन। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने काफी सोचा जरूर इसके ऊपर, बट आई कुड नॉट फाइंड आउट अ सॉल्यूशन एंड नेदर आई रेड इट एनीवेयर डिस्पाइट डूइंग अ स्ट्रांग सर्च ऑन दिस। जो चैलेंज है वो ये, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब ध्यान से सुनना गाइस, म्यूट कर लेना। लेट्स अज्यूम दिस, कितना बड़ा डेंजरस चैलेंज आगे शायद हमें फेस करना पड़ सकता है। ध्यान से सुनना सबके सब, कि बाकी के सारे प्रॉब्लम्स की बड़े सिंपल से सॉल्यूशन हो सकती है, हर चीज का काट है यहाँ पे। इस चीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी वो विल सी। लेट्स अज्यूम आई एम वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड एज गूगल। इंडियन हूं, ऑब्वियसली इंडियन होना जरूरी है यहाँ पे। अमेरिका के अंदर बढ़िया से पोस्टेड हूं, कैलिफोर्निया के अंदर, कि ओके फाइन, हैविंग अ गुड लाइफ, अच्छी खासी पैकेज है, जहां पे शायद 10 आईएएस ऑफिसर की सैलरी मेरे जेब में आती होगी हर महीने, चाहे उनका करप्शन एंटी करप्शन जो है सब मिला लो। आई मीन दे स्टैंड नोवेयर क्लोज टू इट एंड आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर लाइफ, लेट देम डू व्हाटएवर वांट, आई एम लिविंग अ गुड लाइफ इन अमेरिका। सडनली my boss comes to me and says, look Mr. Divakar, the government of India have actually come out with this particular notification and we have looked into the various qualifications which they have mentioned and I think your qualifications in fact surpasses these qualifications, so we want you to apply for the job
मतलब no sir, I'm actually having a good life. मतलब we know that, but we still want you to largely apply for the job. No, sir, I don't want to work for government. But no, you're not going to work there as such. You go, you work, you will still get your salary from us. You will still, your position would be remained secured with us. Coupled with this, we'll give you this much amount of money as well. या कोई भी XYZ benefits. Go there, stay till the term if you want, or maybe stay till a particular period of time till we ask you to, and work there rigorously. But after maybe this objective, please provide us all the data and insider information of the various policies which are largely made. And we want these three informations in the span of next 5 years. And this is 100 crore rupees which is being transferred. And you will still have your positions. Go back there, enjoy their perks as well, enjoy the power, give us the information, and we are done with it. Is there a possibility that I may come to India, work with the department, maybe for 5, 6, 7 or जितना भी जब तक लगा, and slowly and certainly I keep on shifting of these informations. कोई फंड नहीं शिफन ऑफ करना, धीरे धीरे मान लो कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक्स फाइनेंस पोजीशन में पहुंच गया मैं, सडनली मैंने फोन कर दिया गूगल, लिसन सी आई जस्ट हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट द गवर्नमेंट इज जस्ट गोइंग टू रिड्यूस द टैक्स रेट ऑन सोलर सिस्टम्स और सोलर बल्ब्स बाय द शेयर्स. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स गूगल मैनिपुलेट कर देगा मार्केट में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स. और मे बी कोई और सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट भी हो सकती है. क्यों? ध्यान से समझो, ये लोग हैं स्पेशलिस्ट जो आएंगे स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में. आपका एग्रीकल्चर, आपका साइंस, आपका स्पेस लॉन्चिंग, आपकी कुछ और ये जो स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है. अब यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके सॉवर्निटी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें रहेगी. चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, चाहे आपकी वेपन बिल्डिंग प्रोसेस हो सकता है, चाहे आपकी कुछ डिफरेंट एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटीज हो सकती है. एंड हाई चांसेस है कि ये आदमी कल धीरे धीरे शिफन ऑफ कर सकता है. हाँ सर, पकड़ के ओएसए के नीचे डाल सकते हैं, पॉसिबल. लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन निकल गई, पॉसिबल है वो तब जब आप इसे पकड़ सको. और पकड़ भी लिया तो इंफॉर्मेशन तो चली गई. एग्जाम्पल देता हूं. आई थिंक जहां तक मुझे याद है विप्रो मैनेज कर रहा था, यूआईडीआई का हेड थे नंदन लीलकानी साहब. बीच में ये इशू आया था कि बहुत सारे आधार डेटा जो है लीक कर दिए गए या शेयर कर दिए गए थे. सुना था आपने? और आज उस जमाने में रह रहे हो आप जहां पे आप में से कोई मुझे ये तो नहीं कह सकता सर डेटा से क्या होने वाला है. डेटा इज द मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी, मॉडर्न मनी. और आने वाले समय में शायद ये और ज्यादा मनी मिंटिंग एक्सरसाइज हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस चैलेंज नाउ? इसको कैसे रोकोगे? आई डोंट हैव एन आंसर. ये सीरियस चैलेंज. अगर कोई ये बोले सर इनको उन पोस्टिंग में डालेंगे ही नहीं, तो शायद हम स्पेशलिस्ट की उतनी जरूरत है ही नहीं हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर इन जनरल स्पेयर्स में. हमें जरूरत ही इनकी उन्हीं डिपार्टमेंट्स में है. अब अगर इनको तुम लाते हो तो ये चैलेंजर तुम्हारे सामने बहुत बड़ा खड़ा है. एंड हेंस दिस चैलेंज इज समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट वुड हैव टू थिंक कि किस तरीके से शायद ये टैकल किया जा सके. क्योंकि ना तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट काम आएगी, न आपकी क्वालिफिकेशन काम आएगी. किसी की इंटेंशन समझना शायद अभी तक ह्यूमन माइंड के पास कैपेसिटी डायरेक्टली तो नहीं है, और अभी हो सकती है 5 दिन के बाद में इंटेंशन क्या, यू नेवर नो. इज दिस पॉइंट क्लियर? इवन एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स कैन टारगेट, यस, बट एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स में होता क्या है, वो नीचे सिस्टम से ऊपर तक आते हैं और उनके होप्स क्या होते हैं, हमेशा हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन तक पहुंचना. और इसके कारण क्या होता है, पॉसिबिलिटी बड़ी लेस होती है क्योंकि नीचे से ऊपर तक उनके हर फुटस्टेप को ट्रेस किया गया है. तो आपको पता चल जाता है कि कौन वल्नरेबल है इधर. एंड यू नेवर पोस्ट दोस पीपल इन सच पोजीशंस, क्योंकि आपको पूरा कैरेक्टर पता है नीचे से ऊपर तक का. एंड यू नो कि यार कौन सा किस फेज में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. इधर सडनली आप स्पेशलाइजेशन से आ रहे हो एंड यू हैव नो आइडिया, नो क्लू ऑन द वर्किंग प्रोफाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. आपने सिर्फ उसे एक टैलेंट के बेसिस पे हायर किया हुआ इधर. तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, कर भी सकते हैं और हो भी सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए माइन्यूट हो जाती है बिकॉज़ ये लोग नीचे से ऊपर तक एक ही संस्था से जुड़े हुए रहते हैं और आपको बहुत इजीली पता चल जाता है क्योंकि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क चलता है यार. ऐसे नहीं इजीली पोस्टिंग्स मिलती है. There is a strict thing which is followed. I'll give you an example. I'll not name this person, but he was an IG of Assam police when the elections in Assam held. That is just this elections, that is शायद साल 1.5 साल 2 साल पहले की 3 साल पहले की बात. And this person valiantly supported the other party which did not come into the power. And today he has been transferred like a fan. कैसे पता चला सरकार को? बहुत सारी सिस्टम्स है यार. आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा किस तरीके से काम किया, इसकी पूरी प्रोफाइल आपके पास है. एसीआर बचपन से लेके एंड तक आपके पास चल रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन सब चीजों को करना उधर, लेकिन इधर आसान हो सकता है. कोई भी ट्रेसेबिलिटी नहीं है आपकी जब तक वो आदमी सिस्टम में बैठ नहीं गया है. हाँ, कंपनी ट्रेस कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट एक डिफरेंट प्रोफाइल थी. इधर मैनिपुलेशंस ऑफ चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई. एक्सेप्ट इट और नॉट, बट दिस रिमेन्स अ फैक्ट कि ओएसए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इंडिया के लिए अगर लैटरल एंट्री कुछ इस डिसीजन मेकिंग. और अगर आप ये बोलो कि सर इस पोजीशन पे ये लैटरल एंट्री, आई मीन कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स या कुछ ऐसी चीजें क्यों रहेगी? अरे इन्हीं पोजीशंस पे तो रहेगी. एक डीसी के पास में कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट पड़ा यार? इन्हीं पोजीशंस पे तो है. दीज आर द पीपल हु टेक ऑन मेक्स द पॉलिसी. सडनली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक एंड इट कैन क्रिएट हैवॉक इन द सोसाइटी. एवरीबॉडी क्लियर? इसको जरूर मेंशन करना बिकॉज़ दिस इज द पॉइंट व्हिच मेनी ऑफ अस डू नॉट इवन डिबेट. एंड दिस इज अ सीरियस कंसर्न जिसका सॉल्यूशन नहीं है. पहले वालों के कुछ सॉल्यूशंस है भी, इसका शायद अभी तक कोई, आई मीन द डे इट हैपेंस मे बी द डे विल नो कि शायद क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए. नाउ दिस वाज द इशू ऑफ लैटरल एंट्री. तो अब शायद देख के ये लगा होगा सर जरूरत तो बहुत है, चैलेंजेस भी बहुत है, क्या किया जाए? नकारा जा नहीं सकता. लाए तो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब चैलेंजेस है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है. क्या करें? एक छोटा सजेशन जो आया, पायलट बेसिस पे कुछ सेलेक्टेड जगह पहले इसको स्टार्ट करो, जो हमने वैसे ही किया, और धीरे धीरे लेसन्स लर्न्ड के बेसिस पे कीप ऑन इंप्रूविंग दिस एक्सरसाइज.
तो हर जगह लैटरल एंट्री अलाउ ही मत करो, जिससे ब्यूरोक्रेट्स को भी डिसैटिस्फैक्शन नहीं होगा और आपको वो जरूरतमंद स्पेशलिस्ट मिलते भी रहे। तो बी वेरी रैशनल हियर। रैशनल मतलब एक बहुत ही लिमिटेड यूज करो इसका, ताकि एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी डिससैटिस्फाइड नहीं हो और आपका कहीं ना कहीं नया टैलेंट धीरे धीरे इंक्रीज भी होने लगे सिस्टम के अंदर। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोफाइल्स के लिए इसको खोलो, डोंट यूनिवर्सली ओपन दिस। बट ऑब्वियसली ठीक है, अब वो है ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, ठीक है चलो थोड़े में लेके आएंगे, अब चाहिए लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। एक और सजेशन है, बट अगेन मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा, इफ यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड आई नॉट टच दिस। ये मेरा एक जस्ट पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड, तो नो नीड ऑफ राइटिंग दिस। जस्ट एक मैंने सोचा कि शायद क्या मॉडल हो सकता है एक और। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होती है, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, जैसे केंद्र विद्यालय है वैसे ये एक कुछ स्कूल्स हैं, ठीक है। इसमें सिस्टम क्या चलता है वो समझो। जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं 8th स्टैंडर्ड के बाद में या 8th स्टैंडर्ड से होगा, 8वीं और 8वीं के बाद से जो स्टूडेंट्स है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होती है, ऑलमोस्ट इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक तो मिल जाएगी। 8th स्टैंडर्ड या 8th के बाद में इधर स्टूडेंट्स को स्वैप किया जाता है फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव जोन्स। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली के अंदर एक नवोदय विद्यालय है तो मे बी नॉर्थ जोन से ये ईस्ट जोन जाएंगे या वेस्ट या सदर्न। अब दिल्ली से यूपी नहीं जाएंगे, एक जोन टू जोन इंटरचेंज होते हैं स्टूडेंट्स। दैट मींस दिल्ली वाले स्टूडेंट शायद मे बी तिरुचिपल्ली जाएंगे और तिरुचिपल्ली वाले दिल्ली आएंगे, मणिपुर वाले मे बी गुजरात जाएंगे और गुजरात वाले मे बी शायद अरुणाचल जाएंगे। एक जोन को ही स्वैप किया जाता है। इसको लिखना है तुम्हें कहां? 2 जगह। एक लैटरल एंट्री, यहां पे चॉइस है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि लिखो, लेकिन ये लिखना तुम पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में जब सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आया। ये क्यों बनाया गया? ताकि बच्चों को एक टेंडर एज के अंदर वेरियस कल्चर्स का अंडरस्टैंडिंग हो, दूसरी भाषाओं का नॉलेज हो और एटलीस्ट कहीं ना कहीं इससे बेटर हार्मोनी बिल्डअप की जा सकती है। सो यहां पे द गोल वाज नॉट जस्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन बट द गोल वाज आल्सो टू लार्जली बिल्ड अप द स्पिरिट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, कि एक दूसरे के कल्चर कहीं ना कहीं आप समझो और देखो। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि क्या चल रहा है जेवीज में? गाइस, इज दिस क्लियर? ओके, अब सुनो कि हम कैसे लैटरल एंट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे जेवीज के अंदर, जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवीज के अंदर एक स्वैप दोनों तरफ से होती है। तुम अभी लैटरल एंट्री से क्या कर रहे हो? स्वैप कर रहे हो, सिंगल तरीके से कर रहे हो। कैसे? एकदम कंसंट्रेशन से सुनो, बड़ा लॉजिकल सा है, बट अगेन मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है सिर्फ ये। आप प्राइवेट एजुकेशन, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा से स्वैप करके गवर्नमेंट में लेके आ रहे हो। यही तो हो रहा है ना लैटरल एंट्री में, इधर से इधर आ रहे हैं। इस स्वैप को 2 वे प्रोसेस कर दो ना। जेवीज कहां आता है? एक बार भूल जाओ जेवीज को, फिलहाल पहले स्वैप समझ लेते हैं। 2 वे प्रोसेस करो। क्या नीति आयोग ने आपको क्या बोला था? कैसे रिफॉर्म को पहले दिमाग में रखो और कनेक्ट करने की कोशिश करो किसी चीज से। मिड करियर ट्रेनिंग 14 साल के बाद, यहां से स्टार्ट होता है आपका स्पेशलाइजेशन। कुछ ऐसा सा बोला इन्होंने। इधर अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो, एलिमिनेटेड, गेम ओवर। अगर परफॉर्मेंस नहीं है, याद है सबको ये चीज, बाहर का दरवाजा दिखाई देगा यहां से। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि तुम 2 वे प्रोसेस करो। क्या? ये 14 साल की जब सर्विसेज खत्म हो जाए और वो ट्रेंड हो जाए, वो ट्रेनिंग प्रोसेस देख लिया हमने, जब ट्रेंड हो जाए तो गवर्नमेंट से कंपलसरी पोस्टिंग, प्राइवेट एजुकेशन या जिसमें करना चाहो जो चॉइस आपको देनी है, और प्राइवेट से उतने ही बंदे तुम गवर्नमेंट में स्वैप कर लो। होगा क्या? यहां से वो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉसिबिलिटी है दीस पीपल वुड लर्न द कल्चर ऑफ मेरिट, द कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस। और प्राइवेट से जब वो गवर्नमेंट की तरफ आएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दीस प्रॉफिट ओरिएंटेड पीपल वुड लर्न द सोशल वेलफेयर मेजर्स। दूसरी चीज, ये कंपलसरी रहेगी, 10 भेजे 10 बुलाए। क्या एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म खत्म हो गया कि डिससैटिस्फैक्शन है? नहीं, तुम जा रहे हो तो वो आ रहे हैं, बराबर की पोस्टिंग चल रही है। दूसरी चीज, 14 साल के बाद जब आदमी स्पेशलिस्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी चाहिए कि मल्टीपल वैसी पोस्टिंग्स मिले। सेंड देम, दे वुड बी मोर हैप्पी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वुड एक्सेप्ट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें रिसोर्सफुल पर्सन मिल रहा है जो आगे जाके फिर गवर्नमेंट में बैठेगा। अब ध्यान से समझना, गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्राइवेट से पर्सन आएंगे, कहीं ना कहीं दैट वुड आल्सो ब्रिंग दैट लैटरल एंट्री बेनिफिट जो हमने देखे। अब 5 साल या 7 साल जो सरकार मानना चाहे, लेट्स अज्यूम 10 इयर्स, 5 इयर्स या 5 इयर्स ऑफ 2 टाइम्स, अब 5 बार अलग अलग, 5 साल फिर 5 साल बैक फिर 5 साल, कुछ द वे द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग इट अप। अब क्या हो सकता है, ये बंदा 5 साल के बाद में फिर यहां पे आ जाएगा, ये फिर यहां पे चले जाएगा, और दोनों तरफ के ग्रीवेंसेस भी टैकल्ड, दोनों तरफ के बेनिफिट्स भी हो जाएंगे। द कंट्री विच इज पासिंग फ्रॉम अनब्रिंडेड कैपिटलिज्म, वहां पे सोशल मेंटालिटी आ जाएगी। द गवर्नमेंट विच इज पासिंग फ्रॉम इनएफिशिएंट मैकेनिज्म्स, वहां पे शायद प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन सर ये गवर्नमेंट वाले यहां जाके परफॉर्म ही नहीं करेंगे ना, पॉसिबिलिटी है इनकी एफिशिएंसी है, सीधा बाहर निकालो 5 साल के बाद। क्यों? ये तो नीति बोल रहा था ना, परफॉर्मेंस नहीं है, गेट आउट। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब क्या है इधर प्रॉब्लम जो इस लेवल पे आ सकती है, बहुत सारी हो सकती है। एक कि सर ये गवर्नमेंट वाला बंदा जब प्राइवेट में जाएगा तो अपने कुछ डिटेल्स, चीजें या XYZ लेके यहां पे शिफ्ट हो सकता है।
कि ये लेके आऊं, मेरे को क्या दोगे, ये दोगे, वो दोगे, राइट। 5 साल के बाद वापस इधर आएगा ये। मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट पोस्टिंग होगी इसकी, और सपोज सर यहां जाके रिजाइन ही कर दूं, पूरा थोरो इंक्वायरी करो, 2 सेकंड लगेंगे पकड़ने में, तीसरा सेकंड भी नहीं लगेगा, तीसरा सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे इस आदमी ने यहां जाके 5 साल में या इधर से वापस आके 1 साल में रिजाइन किया, तुरंत कंप्लीट डिटेल्ड इंक्वायरी बिठाओ उस पर। अब बताओ किसमें है दम रिजाइन करने का? मतलब कोई कंडीशन नहीं है, हम सिर्फ थोरो इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि कुछ XYZ नहीं हुआ हो। कंपल्सरी थोरो इंक्वायरी होगी इफ यू रिजाइन इमीडिएटली आफ्टर लिविंग हियर, और इफ यू रिजाइन आफ्टर 1 or 2 years कूलिंग ऑफ पीरियड, कमिंग बैक एंड सिटिंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस एंड देन रिजाइनिंग। 14 साल के बाद में जब ये प्रोसेस हुआ, जब आपने रिजाइन किया, आप पे पहले थोरो इंक्वायरी होगी, फिर आपको क्लियर चिट मिलेगी, नहीं तो यू आर डेड। अब द चांसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग OSA वुड ऑलमोस्ट बिकम नेग्लिजिबल, क्योंकि इंक्वायरी तो तुम पे होगी, और इंक्वायरी होने के बाद तो हर चीज बाल की खाल निकलने में टाइम नहीं लगती है, बिकॉज यू नो इट वेल। वंस एन इंक्वायरी सेटअप कंपल्सरीली, कोई चॉइस नहीं है, वंस यू रिजाइन आप पे इंक्वायरी बैठेगी 14 साल के बाद में की है तो आपने स्वैप के बाद में। एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से शायद चैलेंजेस आएंगे, बट अगेन अल्टीमेट मोटो लैटरल एंट्री का है क्या? मे बी इंप्रूव द एफिशिएंसी स्पेशलिस्ट से। अभी लैटरल एंट्री लेके आ रहे हो, सिस्टम के अंदर ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, अ ब्यूरोक्रेसी व्हिच इज ऑफ ग्रीवेंसेस, इट्स नॉट गुड। अब नहीं करेंगे तो चैलेंजेस हमारे अनटैकल्ड हो रहे हैं। अर्बन गवर्नेंस फेल कर रहा है, लोकल गवर्नेंस फेल कर रहा है, फाइनेंस के मैकेनिज्म्स फेल कर रहे हैं, सिस्टम्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन फेल कर रही है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। आपको सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अगर आप फुल प्रूफ के लिए बैठोगे नहीं होगा। क्या करना चाहिए? कुछ में पायलट एंट्री करो, कुछ में कुछ स्वैपिंग के प्रोसीजर्स बनाओ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं वन थिंग वुड वर्क आउट, एंड देयर वुड बी लेसन्स लर्न्ड व्हेन यू अप्लाई दैट अप, एंड इन दोस सर्कमस्टेंसेस थिंग्स कैन बी फर्दर इंप्रूव्ड। बिकॉज होता क्या है, कुछ ऐसा, either you win, either you lose. This is what happens if you don't do anything. अगर तुम प्रॉब्लम पकड़ के बैठे रहोगे तो तुम नीचे गिरते जा रहे हो। कुछ भी कोशिश करो, हो सकता है फेल कर जाए, चेंज इट, फिर थोड़ी प्रोग्रेस, हो सकता है फेल कर जाए, चेंज इट। चेंज करना तो आपके हाथ में है ना। पर if you keep on saying ये भी बढ़िया नहीं है, वो भी बढ़िया नहीं है, ये भी बढ़िया नहीं है, that is not going to take place. System requires immediate supply of oxygen. अब you would have to think your ways out how to make the system much more adaptive to the changing dynamic circumstances of society. Everybody clear? अब ये just एक तरीका था मेरा पर्सनल, मैंने बोला मत लिखना। अब आप भी शायद किसी इसी लाइन ऑफ थॉट से जा सकते हो। और मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों कोट किया? बिकॉज अगर मैं एग्जाम में पेपर लिखता तो मैं ये कोट करता और एग्जाम्पल देता। जस्ट लाइक इफ इट इज पॉसिबल इन जवाहर नवोदय विद्यालय, व्हाई कांट एटलीस्ट द सेम एक्सरसाइज बी कंडक्टेड ऑन अ पायलट बेसिस, जस्ट लाइक वी हैव कंडक्टेड द lateral entry exercise on pilot basis. Whichever exercise which are having least challenges and the highest efficiency, those exercise rather then can be replicated throughout the country. जो बेटर है वो आप रिप्लिकेट कर लेंगे फिर। लेकिन पायलट बेसिस पे तुम्हें एक ही स्कीम क्यों पकड़नी है? तुम 3-4 तरीके से अलग अलग लेवल पे पायलट बेसिस करो ना, ताकि तुम कंपैरिजन कर सको कि नहीं यार ये पॉइंट ज्यादा बेटर वर्क किया या ये किया, फिर उसको होलिस्टिकली अप्लाई करो। This is one point. आगे आपको कोई बेटर सजेशन लगे, do write that up because this is always open to entries. जैसे चाहो वैसे इसको कहीं ना कहीं सजेस्ट कर सकते हो। That was civil services and अब एक इशू और, सिविल सर्विसेज खत्म नहीं हुआ। There is one small issue which I want to discuss here is the specific aspect of corruption. जब सिविल सर्विसेज के अंदर चैलेंजेस में भी मैंने डिस्कस किया था, मैंने करप्शन नहीं लिखा था। The reason being करप्शन शायद एक अलग से डिजर्व करता है discussion. Corruption is one serious challenge which is not just present in the Indian society but it is present throughout the countries which ever exist today. Best of the best sophisticated technology run countries are also prone to corruption. चाहे कोई भी कंट्री ले लो, टेक्नोलॉजी ही रन क्यों ना हो रही हो, उधर भी कुछ ना कुछ हद तक करप्शन है। अब होता क्या है करप्शन? एनी आइडिया व्हाट एग्जैक्टली? एनी आइडिया? मिसयूज ऑफ पावर? यस, दिस इज अ बेटर वे आउट। कि कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ कई बार हम मनी ओरिएंटेड पार्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। करप्शन हमेशा मिसयूज ऑफ पावर होता है। दैट मीन्स करप्शन इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट जस्ट इन गवर्नमेंट, हर जगह है। जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स आपने देखे हैं एस्पेक्ट्स में। सो अगर डेफिनेशन देखो करप्शन की, तो यहां पे मैंने कुछ कीवर्ड्स में लिखी है। करप्शन रेफर्स टू डेलिबरेट मिसयूज ऑफ वंस पोजीशन, मतलब अनजाने से नहीं होना चाहिए, डेलिबरेटिव मिसयूज होना चाहिए। किस चीज का? अपनी पोजीशन का, कि मैं इस पोजीशन में होने के कारण मैंने इसको मिसयूज किया। इसके लिए अगर आप देखो, कई बार यूजिंग योर गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर योर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर फैमिली ऑल्सो कम्स अंडर द एक्ट ऑफ करप्शन। अब इतनी ब्रॉड है ये डेफिनेशन कि छोटी छोटी चीजें भी करप्शन के एक्ट के नीचे, सॉरी, करप्शन के अंदर कवर हो सकती है। सो प्लीज मेक श्योर कि देयर इज अ वेरी ब्रॉड मीनिंग ऑफ करप्शन। जस्ट पैसा 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 नहीं है इधर। आपने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके, आपने कोई पैसा नहीं लिया लेकिन आपने किसी को फेवर कर दिया कि ठीक है आपका ये फायदा हो जाएगा, आप ही चले जाओ। यू आर प्योरली करप्ट। दैट डजंट मीन यू कैन नॉट जस्टिफाई योरसेल्फ इन द कोर्ट, सर आई डिड नॉट टेक एनी फेवर एज सच। I mean, where am I corrupt? You misused your position, and this is the reason this person got. Otherwise, he wouldn't have got this. Clear with this? नहीं, ये मत लिखना गाइस। ये जो आपने डेफिनेशंस लिखी है इधर, लैक ऑफ एथिक्स, बड़ा फिर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग लगेगा। लैक ऑफ एथिक्स का मतलब इट्स डिफिकल्ट, ठीक है? कि एक बच्चा अगर रास्ते पे भीख मांग रहा है, और सपोज ऐसा कोई लॉ है जिसके अंदर आप इसको जेल में भिजवा सकते हैं, कुछ ऐसा जुवेनाइल होम्स में। सपोज आपने काम तो सही किया लेकिन आप एथिकल हो क्या, वो डिबेटेबल रहेगा। तो एथिक्स पे करप्शन नहीं देखा जाता है गाइस, बिकॉज़ एथिक्स आर सर्कमस्टेंशियल। आपने सही काम किया लीगली, आप तो सही हो, लीगल एथिक्स तो आपके परफेक्ट है,
लेकिन हो सकता है कि शायद आपने थोड़ा सा एग्जैगरेट कर दिया उस चीज को, शायद आपने वो रियल एथिक्स से नहीं देखी चीजों को उधर। मेक श्योर एथिक्स की डिबेट यहाँ पे मत करना ज्यादा बेटर है। फिर भी अगर करना चाहो द पेपर इज योर्स। करप्शन की इंपैक्ट अगर हम देखें, ब्राइबरी, मैंने आगे जाके एक फैक्ट भी लिखा है, 39% ब्राइबरी रेट है इंडिया में। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखा था मैंने कहीं, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। 39% ब्राइबरी रेट इंडिया की है। और ये क्या बोलता है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर? हाईएस्ट ब्राइबरी रेट है इंडिया में इन द एंटायर साउथ एशिया। ये फैक्ट करीबन 2 साल पहले का है, बट 2 साल पहले भी अगर मैं लूं तो अगर क्लियर कट देखें तो पाकिस्तान से भी ज्यादा ब्राइबरी रेट है इंडिया में। मतलब इमेजिन पाकिस्तान, इट्स लाइक अरे यार। सबसे पहली इंपैक्ट अगर आप देखते हो तो ब्राइबरी बढ़ती है सोसाइटी में, और किसी भी समाज में जब ब्राइबरी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचती है, सिस्टम ब्रेक्स डाउन। व्हेन आई से दिस इट मींस द सिस्टम ओनली रन व्हेन यू ग्रीस द सिस्टम, एंड व्हिच आई थिंक बोथ ऑफ अस आर क्लियरली अवेयर ऑफ। कि सिस्टम मूव होने के लिए रेडी नहीं होता है, यहां पे सबसे बड़ा वायलेशन होता है रूल ऑफ लॉ का। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन रह जाता है और रियलिटी में शायद उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। डू यू थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा ब्रॉड लिखा है मैंने इधर ताकि सिर्फ गवर्नेंस नहीं और भी एस्पेक्ट्स कनेक्ट किए जा सके, इंपैक्ट करप्शन की देखनी हो तो। डू यू थिंक कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा बिकॉज ऑफ करप्शन? एंड इफ दैट हैपेंस, कहीं ना कहीं मेरा एंटायर गुड गवर्नेंस इंपैक्टेड होगा, क्योंकि अगर राइट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मैं एफिशिएंट तरीके से सर्विस डिलीवरी इंश्योर नहीं करा पाऊंगा। Or if the efficiency is not present in the long, the system would not largely remain citizen friendly, because the cost of operation of system would be much more higher than providing the number of services to the people. शायद कहीं ना कहीं ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, मैन पावर लॉस और गवर्नमेंट लॉस सब होता है बिकॉज ऑफ दिस वेरी करप्शन। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण सरकार शायद हमें बेनिफिट्स देती है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं टू द राइट टारगेटेड पर्सन। इसका शायद कहने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। नेपोटिज्म आएगा क्या करप्शन से? डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म आएगा? स्टेट पीसीएस की कहानी तो सुनी है, मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताता हूं दोस्त का, आईपीएस टुडे। बट जो मुझे इसने बोला था दैट वाज अ शॉकिंग। जिस साल इसका मेंस निकला था, जिस साल इसका सिलेक्शन हुआ था टेक्निकली, उस साल इसने स्टेट पीसीएस भी निकाला था। और कौन सा स्टेट है नहीं बोलूंगा मैं। स्टेट पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया और यूपीएससी का भी उसी साल इसने इंटरव्यू दिया उस अटेम्प्ट में। साल मतलब ऑलवेज इज विद रिस्पेक्ट टू योर अटेम्प्ट। इसको उस इंटरव्यू में ये पूछा गया स्टेट पीसीएस के, बोला गया कि सी लुक मिस्टर डैश, आई हैव अ डॉटर, मैरी माय डॉटर, यू विल गेट द पोजीशन। क्या करप्शन है क्या? अगर लड़की होती तो मैरी माय सन। क्यों ऐसा क्या? मतलब सीधे आई मीन अ डिफरेंट वे ऑफ करप्शन। ध्यान से सुनना, मैं 2 एग्जांपल दूंगा इधर। पैसा नहीं मांगा इसने, दामाद फॉरएवर सिस्टम में आ जाएगा यार, या बहू फॉर दैट मैटर हमेशा सिस्टम में रहेगी। दिस इज डेफिनेटली डेलिब्रेट मिसयूज ऑफ योर पावर। एक सेम एग्जांपल देता हूं नेपोटिज्म से, या फिर ये कहीं से भी इनफैक्ट हो सकता है। माय डैड यूज्ड टू गो टू अ पर्टिकुलर क्लब, उधर बेंगलुरु का चीफ इंजीनियर आल्सो यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू प्ले कार्ड्स टुगेदर। एंड माय डैड इज नॉट एजुकेटेड, ही इज लिटरली इलिटरेट, 9th स्टैंडर्ड पास है वो, ठीक। अब जब ये चीफ इंजीनियर, सी द मैकेनिज्म्स ऑफ करप्शन, आप किधर किधर पकड़ोगे करप्शन को? मतलब इम्पॉसिबल लगता है कई बार इसे पकड़ना। एंड ये एग्जांपल अच्छे से समझना गाइस। अदिति, व्हाट आई सेड वाज रियल, आई एम नॉट लाइंग, बिकॉज़ व्हाट आई टीच इज समथिंग व्हिच आई टीच बिकॉज़ आई लव दैट। व्हाट आई सेड, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कौन सा पीसीएस था, एंड मैं नाम नहीं ले रहा हूं वो बंदा कौन सा ऑलरेडी आईपीएस है आज। दिस वाज अ रिक्वेस्ट मेड स्टेट पीसीएस में। अब ये चीफ इंजीनियर आते थे उधर, एंड यू यूज्ड टू कैरी सम 4-5 पेन्स, रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, अलग अलग मुझे कलर नहीं याद आ रहा है, कुछ 3-4 कलर के पेन होते थे उधर। मतलब सर आप ये इतने कलर के पेन क्यों कैरी करते हो यार? बोला अरे यार तुम समझोगे नहीं, सामने वाले को पता चल जाता है कि किस कलर से मैंने साइन किया तो कितना ब्राइब देना है। पकड़ लो, जाओ पकड़ो इसे। कोई वर्ड भी कन्वर्ज नहीं हुआ है, कितना लेना है, कितना देना है। साइन की वैल्यू है ऑलरेडी और वो कलर की भी वैल्यू है। इस कलर का इतना, इस कलर का इतना, इस कलर का इतना, वो डिसाइडेड है कहां देने, क्या देने, अपने आप वो ट्रांजैक्शन भी हो गया बिना इस चीफ इंजीनियर के कुछ बोले। अब कैसे पकड़ोगे मुझे बताओ? कल आप एंटी करप्शन में चले जाओ, कैन यू कैच दिस करप्शन? अरे नॉर्मली मेरे हाथ में जो पेन है मैंने साइन कर दिया, आपका सीधा सीधा जस्टिफिकेशन है। वो उसको, मुझे क्या पता किसको पैसा दे रहा हूं, मैंने मांगा क्या उससे? पूछा, पूछो। आई मीन देयर इज नो वे यू कैन कैच दिस करप्शन। क्यों, कब होता है, कितनी स्ट्रिंग ऑपरेशन करोगे? साहब ने पैसा मांगा है, अच्छा नहीं इतना इतना साइन है, सर दिखा दो, जाओ साइन उधर दिया, उधर पास हो जाएगा। ये उधर पास क्या हो जाएगा? जो पास होना है। माय गॉड। अब दिस इज द रीजन हम मानते हैं कि करप्शन में प्रॉब्लम्स इसलिए आती है बिकॉज इतने इनोवेटिव मेजर्स है करप्शन के, इट्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ वर्ल्ड। दिस इज नेपोटिज्म, जो स्टेट पीसीएस में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, बहुत लोअर लेवल की सर्विसेज में दिखाई देता है। दैट द पीपल, असम स्टेट पीसीएस चेयरमैन जो थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, जेल में रहे क्योंकि पैसे दे दे के भर्ती की थी इन्होंने। और ऐसे बहुत सारे और भी पीसीएस के अंदर आपने देखा होगा कि फलाना पर्सन हैज बीन पनिश्ड। दिस इज नेपोटिज्म, वेयर मेनी टाइम्स योर मेरिट डज नॉट मैटर. What matters is ultimately the favors which you can largely render in the forms of monetary gains or in the forms of other forms of favors which are asked by the respective people there. Clear? I hope nepotism तो पता चलेगा. क्या करप्शन इनइक्वालिटी भी बढ़ाता है क्या सोसाइटी में? 100%. करप्शन के कारण सब वो जो हमेशा आप IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के फैक्ट देखते हो ना, 99% owns this and that and this. Corruption certainly hampers the सबका साथ and सबका विकास, making the development much more unequal in nature.
because here the services are determined not on the basis of your rights. Your services gets determined on the basis of the capacities of your payment, and as a result, those people who can afford can largely be saved, and the people who largely do not have the access to required resources becomes the victims of different forms of exclusions. कहीं ना कहीं ये तो होता आया है, और हर समाज में हमने ये देखा है जब जब ये करप्शन जैसी वायरसेस ज्यादा एग्रेसिव हुई। कोविड बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक फॉर्म ऑफ कि कितना करप्शन हुआ था कोविड में। सिर्फ सरकार में नहीं यार, शॉपकीपर्स तक करप्ट कर रहे थे। एक 5 रुपए की चीज 500 में बेची जाने लगी। ये मतलब आई होप, मतलब आप लोगों ने भगवान करे नहीं देखा हो, बट ये सुना डेफिनेटली होगा कि कितनी ज्यादा रश थी। अब हर जगह एम्बुलेंस वालों के तो केसेस आपने न्यूज में देखे होंगे ना, यहां से 4,000 रुपए लेंगे, 10,000 रुपए लेंगे। आई मीन ये तो न्यूज में आते थे डे बाय डे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टाइम था, तो हम यही चीजें देखते थे सब। This has been the conditions. और क्या हुआ? Many people would have lost their life just because of lack of access to those resources, or maybe capacity to largely bribe the palms, which should have been their saviors, could have actually become the people who strangled their throats. Denial of justice. Do you think corruption is one of the reasons that many people are not even able to get the justice which they deserve? क्या होता है, करप्शन के कारण बहुत सारे क्रिमिनल्स छूट जाते हैं, जो आपने पिक्चरों में अच्छे से देखा होगा। नहीं, इधर गाइस ऐसा मत करना कभी भी, जज करप्ट है, नेता करप्ट है, मैंने किधर भी किसी का नाम नहीं लिया। डोंट ब्रांड एनीथिंग गाइस, बी सेफ। गवर्नेंस का पेपर है ये, सोसाइटी का होता तो एक दफा चल भी जाता। प्लीज किसी को मत बोलो किसी पोजीशन के ऊपर। करप्शंस हैव आल्सो रिजल्टेड इनटू डिनायल ऑफ जस्टिस, वेयर द पीपल हु लार्जली हैव कैपेसिटी टू पे फॉर देयर क्राइम लार्जली कैन बी सेव्ड फ्रॉम देयर क्राइम्स। बच सकते हैं वो क्राइम से। कैन वी से दैट there has been a possibility that the people who have largely been corrupt had actually been saved from the law or the rules of law? Law equally apply नहीं हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ इधर मत रखना। क्या यही करप्शन जो जस्टिस को डिनाई करता है आगे जाके रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करेगा? डू यू थिंक कैन नाउ करप्शन बी कनेक्टेड टू योर इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3? कैन नाउ करप्शन बी कनेक्टेड टू योर सोशल इश्यूज और चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन सोसाइटी? क्योंकि पेपर 1 में जब चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सोसाइटी आते हैं तो हमको सिर्फ ये आता है कास्ट, फैमिली, रिलेशन, ये वो। ये भी चैलेंज है। ये रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि सोसाइटी में करप्शन है। हैव यू सीन वन मूवी कॉल्ड एज, तेलुगु का मूवी है, हिंदी डब्ड देखी थी मैंने, सोल्जर या आर्मी या कुछ, सूर्या। अल्लू अर्जुन की एक मूवी है सूर्या, जिसमें कि आर्मी मैन टाइप का सा बंदा होता है, डिफेंस से होता है। उस मूवी में एक सीन दिखाया है कि कैसे एक मुस्लिम होता है जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट होता है, कुछ लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं, और किस तरीके से वी ऑफन सी कि आगे जाके उसी का वो जो पोता या जो बेटा होता है जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है कि नहीं, सिस्टम ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सब कुछ छोड़ो, अभी शायद 2 दिन पहले, इफ एनीबडी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि नेशनल लेवल पे इस न्यूज़ को उतना कवरेज नहीं मिला। हैव यू सीन के एक लोकल लेवल पे पॉलिटिकल लीडर है दिस गाय, ही पुट अप अ स्टेटस जहां पे एक आदमी ने पूरी डिटेल आई थी, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, XYZ, और फाइनली उन्होंने ये मांगा है कि मुझे मेरी जमीन जो है कुछ लोगों ने कब्जा कर ली है। 17 साल से ये लगा हुआ है उसे छुटाने में, 17 या कुछ इतने साल से, पता नहीं 17 वार था या 17 साल कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फाइनली इसने PM, प्रेसिडेंट, सबको लेटर लिखा है कि मैं अब मेरी लास्ट अंतिम इच्छा ये है कि मुझे इच्छा मृत्यु की आज्ञा दी जाए, कि मुझे मरने की आज्ञा दी जाए, मैं गिव अप कर चुका हूं इस सिस्टम से। अब ऐसे लोग या फिर इनके बच्चे ज्यादातर रेडिकल हो जाते हैं, क्योंकि जब एक आदमी पूरी की पूरी, और ये पिक्चर तो आपने देखी होगी ना, जब अपनी ही आइडेंटिटी के लिए कि मैं जिंदा हूं बताने के लिए एक आदमी ने कितने साल लगा दिए, मुझे पिक्चर का नाम नहीं आता, बट एक ट्रू स्टोरी बताई जाती है वो, कागज। यस, दिस इज द सिनेरियो गाइस ग्राउंड लेवल पे। आगे जाएं तो क्या करप्शन इकोलॉजिकल कॉस्ट रखता है क्या? डू यू थिंक द क्लाइमेट चेंज आल्सो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कैन आल्सो बी कंट्रीब्यूटेड? मे बी एंथ्रोपोलॉजिक फैक्टर्स है, लेकिन उसे ठीक नहीं होने दे रहा है बिकॉज़ सिस्टम में करप्शन है। कैन वी से दैट? इस करप्शन के चलते क्या होता है, फेक रिपोर्ट्स बनाई जाती है और उसके बेसिस पे आपको परमिशंस मिल जाते हैं, एंड यू एक्सप्लॉइट दोस रिसोर्सेज, अल्टीमेटली लीडिंग टू द लॉसेस टू द कंट्री, ओनली बेनिफिट्स टू द पीपल हु आर मिंटिंग दैट। स्मगलिंग हो सकता है, कोई और भी चीजें हो सकती है, फॉरेस्ट राइट्स हो, लैंड राइट्स हो, डिस्प्लेसमेंट्स हो। ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो पेपर 3 का अलग से टॉपिक है गाइस आपका, उसके अंदर देखोगे तो EIA इंडिया में सक्सेसफुल ज्यादा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट थर्ड पार्टी करती है। किसी एक स्टूडेंट ने मुझे सजेशन दिया था, थर्ड पार्टी से एम्प्लॉयमेंट बाहर से एम्प्लॉय करें एजेंसी, EIA में थर्ड पार्टी करती है EIA। दैट इज, मैं एक इंडस्ट्री हूं, इंडस्ट्री ने सरकार के पास परमिशन मांगना है, सरकार ने बोल दिया देखो भैया ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। समझना है कि EIA के अंदर कैसे घोटाला होता है। और शैल आई मूव अहेड? इंपैक्ट ऑफ करप्शन, दीज आर सम ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ करप्शन व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट। अब अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट हर लेवल पे आपको इंपैक्ट मिलेगी। गाइस 1 मिनट दो, मुझे समझाता हूं EIA, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। EIA इसलिए मैंने बोला कि पेपर 3 में अलग से टॉपिक दिया हुआ है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। एक डायग्राम दूंगा फॉरएवर योर EIA वुड बी क्लियर। अब ये इंपैक्ट कोई एक लिस्ट नहीं है, और 50 इंपैक्ट नीचे लिख सकते हो। अब आपकी चॉइस है मैंने क्यों ये इंपैक्ट लिखी, समझो। फर्स्ट वन पूरा का पूरा पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड वन पेपर 3 और पेपर 2 का मिक्सचर, गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पेपर 3 में आता है। थर्ड वन पूरा का पूरा अगेन नेपोटिज्म, क्योंकि लैटरल एंट्री अभी हमने जस्ट देखा था। पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, पेपर 1 और पेपर 2 इंडियन सोसाइटी एंड गवर्नेंस, एंड दिस पेपर 3। तो मैंने ऑलमोस्ट हर पेपर को कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे, कि हर एक डायमेंशन टच किया जा सके, ताकि 5 पॉइंट के अंदर आपके डायमेंशंस बड़े ब्रॉड हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, इकोलॉजिकल हो और गवर्नेंस बेस्ड हो। अब और ऐड करना है, प्लीज गो अहेड। आई मीन इट कुड बी गोइंग टू a next level. If you look into the measures taken by government, there are multiple measures taken by government of India with respect to the corruption which is largely present. लेकिन मैंने measures को 3 में डिवाइड कर दिया, सिर्फ ये दिमाग में रखना।
कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, कुछ लॉज बनाया आपने, ठीक है, सीआरपीसी एंड अदर्स। कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाई करप्शन के ऊपर जांच पड़ताल करने के लिए, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया करप्शन को टैकल करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। कुछ रिफॉर्म्स भी हम लेके आए कि सिस्टम में गवर्नेंस बेहतर हो और करप्शन खत्म होता चले जाए या रिड्यूस होता चले जाए। तो लेजिस्लेटिव मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एंड रिफॉर्म्स व्हिच हैव लार्जली बीन अंडरटेकन। तो ये चारों पॉइंट अलग अलग हेडिंग पे लिखना, इसके नीचे लॉस की कमी नहीं है। CVC, CI, CBI, SBI, that is state SIB, sorry, state intelligence bureaus, different types की organizations है इधर। Internal departmental inquiries होती है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के अंदर ई गवर्नेंस आई थिंक इन इटसेल्फ वुड बी अ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट टू एलॉबरेट दिस। और वैसे रिफॉर्म्स के अंदर आप चाहो तो सिटीजन चार्टर, RTI, सोशल ऑडिट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हेडिंग 1, 2, 3 और 4 होनी चाहिए। सारे मेजर्स इधर नहीं लिखने हैं, सारे मेजर्स इधर नहीं लिखने। आज तक कोई क्वेश्चन करप्शन पे नहीं आया, और इफ इट कम्स एक पूरा आपके पास ऐसे जितना कंटेंट होना चाहिए। और क्या मेजर्स वर्क किए? डिड द मेजर्स वर्क? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हाँ शांताराम कमेटी बना सकते हो, या फिर ऑलमोस्ट हर कमेटी में करप्शन के रिकमेंडेशन, आगे बताऊंगा एक कमेटी के रिकमेंडेशंस। क्या मेजर्स वर्क किए? उसके लिए मैंने 2 फैक्ट लिखे ताकि बताया जा सके, क्योंकि मैं स्टैंड लेने वाला हूं कि शायद उस लेवल पे वर्क नहीं किए जिस लेवल पे करना चाहिए था। और ये कैसे कह सकते हैं? ये इंडेक्स कहता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, जहां पे 86 से 1 आउट ऑफ 180 कंट्रीज और 6 पोजीशन गिरी थी। इससे पहले वाले इंडेक्स में 80 थी। ये हमारी पोजीशन डिप्रिशिएट हो रही है बताता है। मतलब अगर 2 साल पहले का इंडेक्स लूं और 2020 का इंडेक्स लूं तो पोजीशन खराब हुई है, इंडिकेटिंग करप्शन बढ़ा है। ये दोनों फैक्ट पुख्ता, और हो सकता है 5 फैक्ट हो आपके पास, ये दोनों फैक्ट क्लियरली बताते हैं कि करप्शन शायद बढ़ा है अगर हम ग्लोबल रैंकिंग्स और ग्लोबल कंपैरिजंस देखें तो। अब ऑल दीस फैक्ट्स क्लियरली शोस कि द करप्शन हैव नॉट रिड्यूस्ड एज वी वांटेड इट टू गेट रिड्यूस्ड। उस लेवल पे नहीं खत्म हो पाया करप्शन। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? बारो मतलब क्या रे? बारो मतलब समझा नहीं मैं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स, ओके परफेक्ट। अदिति हैज गिवन बैरोमीटर, हाँ सॉरी ये बैरोमीटर है, आई एम सॉरी गाइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, ये रैंकिंग। ब्राइबरी इंक्रीज हुई है इंडिया के अंदर, 86 रैंकिंग है, पहले 80 थी 2 साल पहले, इमीडिएट इससे पहले में, इंडिकेटिंग बढ़ा है। अगर आपको लग रहा है आपको रिड्यूस बताना है तो अप्रोप्रिएटली फैक्ट सेलेक्ट करना। फिर आप लोगों के हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? 2-3 सजेशन आए मेरे पास। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, इंक्रीज सुपरविजन होनी चाहिए, मोर सिटीजन फ्रेंडली लॉज, ओके वेरी गुड, इनफैक्ट प्रोमोटिंग सिविक एंगेजमेंट और परफेक्ट, डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी, डिजिटाइजेशन सॉलिड सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी वाला। एथिक्स स्टडी, ये एथिक्स अगेन मैं देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आता है गवर्नेंस में, मैं एथिक्स यूज नहीं करना चाहता हूं, वो इंटरप्रिटेशन है, ओपन टू डिबेट है वो वाला पार्ट। स्ट्रिक्ट इंक्वायरी, चेक एंड बैलेंस, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, ग्रीवेंसेस को टैकल करना जरूरी है। लेट्स सी मेजर्स उस लेवल पे वर्क क्यों नहीं किए। एक लाइन देता हूं 5 स्टार मार्क्स से, समझ के याद रखना। हमारे मेजॉरिटी मेजर्स जो रहे, फोकस ये था पनिशिंग नॉट प्रिवेंटिंग। नाम लिखा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और एक्ट के अंदर प्रोविजंस है कि कब कौन से करप्शन को कैसे पनिश करना है, कैसे पकड़ना है। प्रिवेंशन पे हमारा कभी फोकस रहा नहीं। हो सकता है प्रैक्टिकल थे हम कि सर प्रिवेंट करने के मतलब तरीके तब होते हैं ना जब एक ही जगह से कुछ चीजें हो, हजारों जगह से आ रहा है, किसको प्रिवेंट करूंगा मैं, जैसे पेन वाला एग्जांपल दिया, लॉजिकल इनफैक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टैंड तो हमें प्रिवेंशन पे भी लेने पड़ेंगे। प्रिवेंशन के लिए एक ही मात्र सॉल्यूशन है, फियर। फियर होना चाहिए, इसको तो डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन हमने किया पनिश के लिए। क्या पनिश से फियर नहीं आएगा? आएगा भाई, पनिशमेंट दिया जाएगा तो फियर भी आएगा। लेकिन क्या पनिशमेंट स्विफ्ट रहा? फर्स्ट। सेकंड, क्या पनिशमेंट मिला? ये क्वेश्चनेबल फैक्टर रहते हैं इंडिया में कि क्या जो लोग करप्ट माने गए, पकड़े गए, उन्हें स्विफ्टली पनिश किया गया? क्या केसेस चलते गए, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हुई। किनके लिए? जो आदमी राइट तरीके से हर मैकेनिज्म को मैनिपुलेट कर सकता है, उनके लिए शायद ये स्विफ्ट पनिशमेंट तो नहीं दी गई। दूसरा, जो पनिशमेंट है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल रहा। डिस्पाइट प्रूवन केसेस we often see that the justice gets not only delayed but many times certainly denied भी हो जाती है। delayed भी एक रीजन रहा, denied भी एक रीजन रहा, जिसके कारण पनिशमेंट आपने बहुत स्ट्रिंजेंट दी है, फेल कर गया। क्यों? बिकॉज ये दोनों चीजों में प्रॉब्लम रही, इस पे आपने फोकस किया नहीं तो कभी ये फेयरफुल रही नहीं। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है जब रिकमेंडेशन दो, कमिटीज के लिखेंगे, और एक चीज याद रखना, फोकस शुड बी इक्वली ऑन बोथ। ऐसा नहीं कि इस पे शिफ्ट कर दो फोकस, इसको भी फोकस में रखो, इसको भी फोकस में रखो, और दोनों को कहीं ना कहीं इंश्योर करो कि चीजें इंप्लीमेंटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, ना कि सिर्फ एक बुकिश में फेयर रहे। अब इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है, ये सारी रिकमेंडेशन सेकंड एआरसी की है, इसमें कुछ रिकमेंडेशन तो फ्लॉलेस रिकमेंडेशन है। पहली रिकमेंडेशन, प्रायर सैंक्शंस जो चाहिए होते हैं कुछ हायर कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, सेकंड एआरसी ने ये गुहार लगाई कि प्रायर सैंक्शन शुड नॉट बी the prior sanction should not exist in those cases where the civil servant has been caught red-handed.
अगर आप रंगे हाथ करप्शन करते वक्त पकड़े गए हो, उसमें प्रायर सैंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली हमें शायद एक्शंस लेने चाहिए। डोंट डू दैट। एक बहुत लॉजिकल है, क्योंकि एक आदमी जब पकड़ा जाता है रंगे हाथ, तुरंत आप उसे अरेस्ट भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि 10 परमिशन रहने पड़ते हैं और वो परमिशन कई बार आने में टाइम पे टाइम लग जाता है। तब तक डेटा इतना मैनिपुलेट हो जाता है कि यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट इन द कोर्ट। प्रायर सैंक्शंस मतलब कि सपोज जैसे एसपीज या कुछ आईएएस या कुछ एक हायर लेवल अधिकारी को जब अरेस्ट किया जाता है, तो आपको उनके सुपीरियर से परमिशन लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अरेस्ट देम। सीधा अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे आपने सामने सामने देखा है कि वो करप्ट एक्ट कर रहा है। यू कैन नॉट डू दैट। आपको ऊपर से परमिशन लाने पड़ेंगे और ऊपर से परमिशन लाने में लिटरली कमर टूट जाती है। सेकंड, जबरदस्त सजेशन, बताना कि रिसेंट टाइम में कुछ ऐसा प्रैक्टिस हुआ क्या। Second ARC says, if a person is found corrupt and if that is proven, prove होने के बाद obviously, he should have liability for his corrupt act। मतलब आपने अगर करप्शन किया और सरकार को या किसी को आपके कारण नुकसान हुआ, जनता को भी हो सकता है, शेयर मार्केट या कुछ ऐसा, पर्सनली भुगतान करना पड़ेगा जो लॉस हुआ। नहीं कर सकते, जेल में बैठो। You should largely be liable for the cases, the losses which have taken place। रिसेंटली किसी ने किया ऐसा? What do you think? Any idea? Yes, आदित्य कुमार सिंह। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जब प्रोटेस्ट चल रही थी, बट ये जस्ट इंसिडेंट बता रहा हूं, ये इंसिडेंट नाम के साथ कोट मत करना कभी, कैसे करना है वो बता दूंगा इफ यू वांट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर बसें जलाई, आपने अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, तो पैसा मैं जेब से भरवाऊंगा आपके। और लिटरली उस आदमी ने किया, ये जेब से भरो पैसा। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे। पॉइंट क्या है, सिर्फ सीएम को नहीं, पूरे सिस्टम में एक मशीनरी बनानी पड़ेगी कि अगर लॉस हुआ तो यू वुड हैव टू पे इट बाय योरसेल्फ। ये बड़ा सही है प्रोविजन, कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक चांसेस है कि आदमी 5 बार सोचेगा। थर्ड, ऑब्वियसली स्पीडी ट्रायल्स होनी चाहिए, जो हमने देखा डिनायल एंड डिलेट। कॉन्फिस्केशन, अगेन ये 2 सजेशन जबरदस्त है। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप करप्शन में पकड़े गए और प्रूव हो गया आप करप्ट हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है करप्शन से एक्वायर्ड, उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, कई बार आपने सुना है या सोचा तो होगा ही ना, कई लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं है यार, करप्शन करके मैंने ऐसा पैसा कमा लूंगा, एटलीस्ट मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो मेरी फैमिली तो सुरक्षित रहेगी 7 जनरेशन तक, 7 पीढ़ी तक, ऐसा बोला जाता है कई बार। ये मोटिवेशन को खत्म कर दो ना, कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं पनिश होऊंगा, वो अलग, पैसा देना पड़ेगा वो अलग, मेरी प्रॉपर्टीज जो है करप्शन से एक्वायर्ड वो सारी की सारी खारिज कर दी जाएगी और कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी, तो आगे मेरी फैमिली तो लिटरली रोड पे आ जाएगी। क्योंकि याद है मैंने प्लेटो का बोला था, बिहाइंड एवरी करप्ट मैन देयर इज एन एम्बिशियस फैमिली, and when the people largely think from the family perspectives, they are ready to even get caught, because ultimately that amount of resources would largely help their family to survive in a luxurious fashion। अगर वो ही कॉन्फिस्केट हो गई तो फियर लॉन्ग टर्म हो जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, आगे मेरी फैमिली को कितनी दिक्कत होगी। This is really a magical suggestion, obviously you know implement कभी हुआ नहीं। सिंगल विंडो फाइलिंग, ये मजेदार सजेशन है। आप एक सिंगल विंडो कंप्लेंट सिस्टम बनाओ। आज पॉसिबल है, शायद ये सन 2000 के बाद में जब रिकमेंडेशन आई तब नहीं थी शायद उस लेवल पे पॉसिबल, कि एक ऐसी अथॉरिटी या कंप्लेंट का सिस्टम बनाओ जहां पे जितने करप्शन रिलेटेड केसेस है आप सीधा सीधा कंप्लेंट फाइल कर दो। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को सोशियोलॉजी बैच में मैंने इन्फॉर्मेशन पास भी की थी, जहां तक मुझे याद है, बिकॉज नंबर असम का था, उधर एक नंबर सर्कुलेट हुआ है जहां पे बोला गया कि अगर आप किसी का कोई करप्शन केसेस या किसी का कुछ कंप्लेंट है कि किसी ने पैसा मांगा, आप फोन करो सर। गुड, एक अच्छी स्टार्ट है। द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह तो बनाओ जहां पे लोग जो प्रताड़ित है, हम डेली कहीं ना किसी एक करप्शन का शिकार होते हैं, और सबसे पहले दिमाग में ये आता है कंप्लेन कहां करूं, कितो क्या आया सर, अब कंप्लेन कहां करने जाए, बैंक जाओ तो वहां पे इशू, एमसीडी जाओ तो वहां पे इशू, गाड़ी खरीदने जाओ तो रजिस्ट्रेशन में इशू, अब अरे कहां करूं। एक ऐसा विंडो बनाओ ना, तुमने इतनी स्कीम्स बनाई है, एक ही गवर्नेंस प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया आपने आज तक करप्शन के लिए। मे बी यू हैव एन अल्टीरियर मोटिव कि आज तक आपने इतने ही गवर्नेंस पे ही गवर्नेंस बना दिया, बट कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जहां पे एक सिंगल विंडो फाइलिंग हो, जितने करप्शन रिलेटेड केसेस है डालो इधर, और वो सिस्टम अपने आप सर्कुलेट करेगा कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स तक पहुंचे। दैट इज द कैपेसिटी व्हिच एटलीस्ट आवर आईटी टीम्स हैव टुडे। अब सेकंड आरसी बोलता है ये कुछ वे फॉरवर्ड है इंडिया के अंदर करप्शन जैसे फिनोमेना या करप्शन जैसे एस्पेक्ट्स को टैकल करने के लिए, थोड़ा सा फास्ट गाइस। अब वे फॉरवर्ड वो आप समझ गए कि सेकंड आरसी ने कुछ बोला। अब मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, एब्सोल्यूट अटेंशन, ध्यान से समझना, क्योंकि आपने बहुत सारे लोग एथिक्स का भी सजेशन दिए थे। थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं करप्शन पे। एक तरफ मटेरियलिज्म की होड़ लगी हुई है, दूसरी तरफ नो फियर, ये और ज्यादा करप्शन फील करती है। अब आपको एग्जांपल देता हूं, आई विल नॉट नेम एन ऑर्गेनाइजेशन, बट आई जस्ट गिव यू अ क्लू ऑफ इट। सिविल सर्विसेज कोचिंग है, recently started by an IRS officer, a sort of a person with I converse. I'll not call him as a friend because I have my own status. During the time of COVID, just after lockdown जब खुला, he used to come and visit my premises and we used to just sit because उस टाइम एक ही बैच था, ऑनलाइन हुआ करता था। अरे बाईजूस नहीं यार, एक IRS ने रिजाइन करके कोचिंग खोली है। And in a conversation, he said me one thing कि यार I am posted in Delhi now. My goal is कि COVID के टाइम के अंदर, before COVID, कि my goal was कि 7 years के अंदर I have to earn 21 crore rupees। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, मतलब इस आदमी का गोल क्या है, मतलब इस कोविड ने आके सारा प्लान खराब कर दिया यार। अरे नॉट एन अकेडमी गाइस, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आईएएस ऑफिसर था, मैं आईआरएस की बात कर रहा हूं। मतलब ये आदमी ये गोल बना के बैठा था कि यार ये कोविड के कारण प्रॉब्लम होगी, मेरा तो गोल था 7 साल में 21 करोड़ रुपए कमाना है। एंड दैट पर्सन टुडे इज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम एन आईआरएस। अगर आदमी के ऐसे उद्देश्य हैं तो लाइफ के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स को प्रोड्यूस करेगा
उनके उद्देश्य भी यही रहेंगे। नो नॉट कपूर को, मैं नहीं जानता कपूर और को। दिस इज अ प्रॉब्लम। मेरे लाइफ से मैं एक आपको बहुत अच्छे से सजेशन दे रहा हूँ। लाइफ में एक चीज इंश्योर करना गाइस, 100% अटेंशन। जब आप आईएएस बनो, जब आप जो भी सिविल सर्वेंट बनो, सिस्टम में बहुत सारी ऐसी इंपैक्ट आएगी जो शायद आप पूरे सिस्टम को नहीं सुधार पाओगे। और उसके लिए मैं आज आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आपने ठेका नहीं लिया पूरे सिस्टम को सुधारने का। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहो उस डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हो, और आपके पावर और आपके पद में इतनी कैपेसिटी होगी कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर शायद चीजें ठीक कर सको आप। और प्लीज अपने आप से प्रॉमिस करना कि शायद आप पूरे करप्शन को खत्म नहीं कर पाओगे लाइफ में, अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में आपको चैलेंजेस होने लगेंगे। लेकिन एक चीज इंश्योर करना गाइस, जिस दिन पोजीशन पे बैठो, इस ओथ के साथ अपने आप को ओथ देना ये कि अगर कोई जेन्युइन आदमी आता है मेरे पास, जेन्युइन काम लेके, उसका काम नहीं रुकना चाहिए। बाकी तुम लोग क्या कर रहे हो, आई एम नॉट कंसर्न्ड, बिकॉज तब सिस्टम चला पाओगे। किसी उस आदमी का काम जो सिर्फ पैसों के लिए रुक रहा है और जेन्युइनली वो कंसर्न है, याद रखना इसका प्राइस शायद आपकी आने वाली जनरेशन याद रखेगी। और मैं हर क्लास में लास्ट डे बोलता हूं हर स्टूडेंट को ये कि ये बात अपने आप के साथ लेके जाना, बिकॉज अल्टीमेटली योर गोल इज नॉट टू चेंज द सिस्टम, टू चेंज हाउ द सिस्टम वर्क्स। और उसके लिए सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत है कि अगर कोई प्रताड़ित आदमी आपके पास आ रहा है तो सामने वाला किस लेवल पे क्यों ना हो, इसका काम जेन्युइन है तो होगा ही होगा। अब उसके बाद आपके जूनियर्स क्या करते हैं डजंट मैटर। अगर मैं आईएएस या आईपीएस होता, जो आईपीएस मेरा एक सपना था, तो फर्स्ट डे डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में जब कप्तान बन के जाता तो शायद मैं सारी पुलिस ऑफिसर्स को एक बात बोलता, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर जेन्युइन काम कहीं छूटा तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और कप्तान के मुंह से इतनी बड़ी बात निकली हुई रोंगटे खड़े कर देगी पूरे सिस्टम में, ये जरूर करना। बिकॉज दिस इफ यू डू थिंग्स वुड वर्क। बिकॉज आप पूरा ब्लॉक करना चाहोगे वो नहीं होगा, और अल्टीमेटली एटलीस्ट उस सिस्टम में अगर डिस्ट्रिक्ट लोगों का काम हो रहा है, आपका काम बन गया। जेन्युइन काम नहीं रुकना चाहिए। इन जेन्युइन को आप एक हद तक रोक सकते हो, पूरी कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर नॉट सिस्टम इन इटसेल्फ। क्लियर विद दिस गाइस? इज फोकस ऑन दिस। कोशिश करेंगे जितना लेवल पे जा सके। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करप्शन की कॉज समझते हैं तो शायद इसका एक सॉल्यूशन समझ में आएगा। एब्सोल्यूट अटेंशन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स। ये दो सिस्टम में प्राइमरी कॉज है, 5000 और कॉज हो सकती है यार, लेकिन एक आदमी को आज पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? ये कुछ ऐसा सीन है अपनी सोसाइटी में, क्या एक इंसान को लोग जज करते हैं एक टाइम पे, क्या कैरेक्टर है यार, इंसान ऐसा होना चाहिए। आज एक इंसान को जज करती है सोसाइटी, क्या आईएएस है यार, बाइक पे आता है, मारुति चलाता है, या कैसे कपड़ा पहना है, कैसा शर्ट पहना है, कैसी चीजें, मतलब आईएएस ऑफिसर को या कोई भी मतलब अधिकारी, एक एग्जांपल हमने आईएएस का लिया है, उसे जज किया जाता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या हो रहा है यार। आई मीन क्या ऑरा इतनी सी चीज है क्या यार, तुम्हारे कपड़े से आ जाएगी, ऑरा तुम्हारी कैरेक्टर से आता है, ऑरा तुम्हारी वैल्यू सिस्टम से आता है। लेकिन आज लोग ये एक्सेप्ट करते हैं। मेरे डैड खुद बोलते थे मेरे फ्रेंड से मिलने के बाद, अरे यार ये आईएएस लगता ही नहीं है। मतलब लगता ही नहीं है क्या होता है यार, लगना क्या होता है वो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लगता ही नहीं है। क्यों? एक सिंपल सा शर्ट पहन के आ गया, मेरे पापा को अंकल अंकल बोल दिया, तो वो ग्लैमर नहीं दिखाया ना एक आईएएस ऑफिसर का। 4 आदमी उतरेंगे, आए, हाँ दीपक जी बताइए, तब उसे लगता है आईएएस ऑफिसर आईएएस है। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो गया तो आपको आईएएस नहीं लग रहा है वो। अरे मतलब क्या हम समाज में ऐसे सर्विसेज चाहिए, ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होने चाहिए? तो शायद सेकंड आरसी सही था। मॉडर्न डे ब्यूरोक्रेट्स वाइसरॉयज इसलिए बनते हैं क्योंकि समाज को वही आईएएस लगते हैं, समाज को वही आईपीएस लगते हैं कि 56 इंच की छाती और 16 इंच के बॉडी होगा वो आईपीएस लगेगा, हाइट 6'4" होनी चाहिए। क्यों? 5'7" वाला आईपीएस नहीं बन सकता। दैट्स नॉट द केस। लेकिन लगता ये है। अब जब लगता ये है तो भाई ये आदमी भी सिस्टम में रह रहा है, सोसाइटी में भी रह रहा है। इस आदमी ने फोकस ही यही करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए मैंने बोला मटेरियलिज्म एक फेवर है। अब अगर ये आदमी स्ट्रांगली रेगुलेटेड होता, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर से भी प्यूनेटिव मेजर से भी, तो शायद ये मटेरियलिज्म की तरफ फोकस नहीं करता। एक तरफ इसने देखा समाज इसे वैल्यू कर रहा है, दूसरी तरफ इसने देखा लॉ संगीन है ही नहीं करप्शन के लिए। क्या दिक्कत है यार? फिर कनेक्शन समझ में आया? दोनों तरफ ने फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर दिए। अभी भी करेक्शन समझ में नहीं आया हर्षिता, व्हाट्स रॉन्ग? आई होप सिंपल से आ गया होगा कनेक्शन समझ में। अब इससे आगे बढ़े तो सोसाइटी वैल्यूज मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म से आ गया करप्शन, और आपने लॉ का तो ऑलरेडी कहानी देख लिया है। तो यहां तक हम पहुंच तो गए, हमें कॉज भी पता चल गया। ऐसा कोई सा भी सॉल्यूशन आपने सेकंड ईआरसी का पढ़ा जिसमें इस कॉज को टैकल किया गया? कोई सेकंड ईआरसी अभी तक आपको सॉल्यूशन देखी गई ऐसी कि इन दोनों के ऊपर कोई डिबेट की, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लो, स्पेशल कोर्ट बना लो, टेक्नोलॉजी यूज कर लो, या कुछ ऐसे टाइप के से हैं? आपने कहीं पे भी सोसाइटी के वैल्यू को चेंज करने की बात ही नहीं की। मतलब ऐसा लगता है आपको कि एक आईएएस ऑफिसर इंडिपेंडेंट है, पब्लिक पोजीशन में होने से वो सोसाइटी से इंपैक्ट नहीं करेगा। नो, देन वी आर लिविंग इन अ यूटोपियन वर्ल्ड जो प्रैक्टिकल तो नहीं है। अब अगर तुम कॉस्ट पे फोकस नहीं करोगे, तुम उसकी प्रॉपर्टी लेने में लगे हो, तुम उसे पनिश करने में लगे हो, तुम ई कोड्स बनाने में लगे हो, तुम या XYZ बनने में लगे हो, तुमने कॉस्ट टैकल नहीं किया। और जब तक किसी चीज की कॉस्ट टैकल नहीं होती उसका रिजल्ट सेम रहता है। डू यू एग्री? रिजल्ट वही रहना है, तुम जितने बनाने लॉस बनाते रहो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट टैकल्ड द प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर इट रेडिएट्स। अब देखते हैं क्या ये कॉज फुल्ली टैकल होती है। फुल्ली का तो कोई आंसर ही नहीं है दुनिया में। अब फिर क्या तरीका है? सेकंड ईआरसी के सजेशन लगाओ, साथ में कुछ और एक ब्रॉड लेवल पे चेंज करो। क्या डू यू थिंक
वी शुड स्टार्ट प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू द ऑनेस्ट। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि किसी को ऑनेस्टी जो उसका एक नियम है उसको फॉलो करने के पैसे भी देने पड़ रहे हैं आज, बट एट द एंड प्रैक्टिकली तो चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग इससे शायद इशू बना सकते हैं। जैसे ऑफलाइन के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे बोला और हमेशा याद रहा मुझे वो चीज, शी वाज सिटिंग एग्जैक्टली इन द लास्ट बेंच और क्लासेस बड़ी होती थी तो मेरे को सुनाई कम दे रहा था वहां से। उसने बोला सर मतलब डू वी नीड टू इवन प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट व्हिच इज अल्टीमेटली देयर दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। मैं बोला परफेक्टली सही बोला आपने, प्रॉब्लम यही है कि अनफॉर्चुनेट है कि हमें इनको इंसेंटिव्स देके ऑनेस्ट रखना पड़ रहा है, बट अल्टीमेटली सॉल्यूशंस तो प्रैक्टिकली रखने पड़ेंगे। तो वी डू अंडरस्टैंड दे हैव ऑब्लिगेशन टू बी ऑनेस्ट, बट इफ दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट कोई क्राइटेरिया देखना तो पड़ेगा कि इसको मात्रा में बढ़ाया कैसे जाए। अब जो ऑनेस्ट है उनको इंसेंटिव्स दो, कैसे, इससे फायदे क्या होंगे? मैंने दो कनेक्शंस किए हैं यहाँ पे। इससे कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म भी फुलफिल हो जाएगा। मटेरियलिज्म का मतलब क्या था? सोसाइटी जिसको ज्यादा बेटर मानती है उसी को फॉलो करने लगे, और सडनली व्हाट हैपेंस, जब यहां से आपको बेनिफिट्स आने लगते हैं, आपको स्टेटस मिलना लगता है, तो आप इसकी तरफ टिल्ट हो जाओगे। अब ध्यान से समझो, बेनिफिट्स का मतलब क्या है? क्या पैसा? मे बी वन ऑफ इट। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली। एक टाइम था जहां पे मैंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए एक लोन अप्लाई किया था गवर्नमेंट बैंक में। गवर्नमेंट बैंक ने मुझे लोन दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, मैंने उन्हें बोला सर मुझे ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 3 साल के टाइम स्पैन के लिए चाहिए। बोला नहीं सर आपका ये फाइल में ये इशू है, 3 साल नहीं 5 साल के लिए मिलेगा। ठीक है कोई बात नहीं है। वो एक समय था जब मैंने अप्लाई किए थे कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए बिकॉज ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स व्हिच आई हैड। मुझे किसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिए तो भी 30,000 40,000 ऐसी लिमिट। आज मेरे पास ऑलमोस्ट हर बैंक के इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड्स हैं। इनवाइट ओनली मतलब यू कैन नॉट जस्ट अप्लाई, गो एंड अप्लाई एंड गेट इट। व्हाई? मे बी माय सिबिल स्कोर इंप्रूव्ड और मे बी माय फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव्ड। मैंने इनमें से एक स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड चूज किया कि नहीं यार ये चाहिए। पता क्यों किया था? मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्टेटस बेस्ड कार्ड है यार। मतलब आप अगर ये कार्ड लेके भी जाओगे, जैसे अमेरिका कभी जाओगे तो एप्पल का मनी कार्ड आता है एक, तो वो एक अलग स्टेटस सिंबल होता है उसका। अच्छा ये स्टेटस सिंबल है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया वो कार्ड कि वो स्टेटस सिंबल था। अच्छा ये कार्ड एक अलग सा ऑरा देगा, जो देखेगा अच्छा ये कार्ड है क्या। इनको इंसेंटिव्स देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्रेडिट कार्ड इसलिए लिया क्योंकि मुझे शायद उस क्रेडिट कार्ड से कुछ और बेनिफिट्स भी हो रहे थे। जैसे अरे ये फ्लाइट टिकट, अब जैसे एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, छोटा सा एक सिंपल सा कार्ड है, उसमें ये बेनिफिट्स है कि अगर आप इतना स्पेंड करते हो इस कार्ड से तो आपको ये फ्लाइट टिकट्स फ्री मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? फ्री कुछ नहीं दे रहा वो मुझे, उसका बेनिफिट उतने का हो गया। अब मुझे लगता है यार मुझे ऐसे भी अमाउंट स्पेंड करना है, ये एटलीस्ट इतना साल में तो हो ही जाता है, इस कार्ड से ही कर लेंगे, एटलीस्ट मेरे लिए बेनिफिट हो गया। क्या किया मैंने? आई चोज अ कार्ड इन ऑर्डर टू गेट दो सर्टेन बेनिफिट जो मुझे पैसे में नहीं मिल रहे हैं, जो मुझे किसी और सर्विस में मिल रहे हैं। इन ऑनेस्ट को इंसेंटिवाइज करो पहले, so that the incentives becomes, the honesty becomes a status symbol, but this incentive should not be restricted to money. नहीं, these incentives should be what a person should have. अब देखेंगे मेजर कैसे करनी है, आगे देखेंगे। The person who largely have proven their honesty in their service tenures and beyond, those people, चाहे वो क्लरिकल से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हो, those people should largely have incentives such as completely free air travel, जहां जाना है जाओ, ये कार्ड होना चाहिए। ऑनेस्टी जैसे भी आप सरकार मानना चाहे, जैसे आज आपने वुमेन्स के लिए बसेस और मेट्रोस खोले हैं, क्यों एक ऑनेस्ट आदमी को हमारे पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि उन्हें फ्री सर्विसेज दे सके? क्या कुछ इस तरीके से कोई रेसिडेंशियल बेनिफिट्स दे सके? है कि अल्टीमेटली वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हो सकता है क्लरिकल लेवल से हो, बट क्या उसकी ऑनेस्टी को मनी की जगह कुछ ऐसे स्टेटस सिंबल में नहीं तोल सकते जो वो अट्रैक्ट करे कि हाँ मुझे ऑनेस्ट बनना है? गिव देम दैट स्टेटस विद दैट इंसेंटिव्स, कि जब एक आदमी के पास वो देखो यार इस कार्ड को लेकर मैं कहीं पे भी फ्री ट्रैवल कर सकता हूं। आप अब पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो, बिकॉज़ अल्टीमेटली मटेरियलिज्म पैसे के लिए नहीं था, स्टेटस के लिए था, क्योंकि सोसाइटी वो वैल्यू कर रही है। आज अब वो आपको पता चला यार ये कार्ड है क्या? ओ नहीं नहीं यार कैसे, अब मैं को ऑनेस्ट बनना है, आई नीड टू गेट दिस कार्ड। अरे पापा उस अंकल के पापा, उस मेरे दोस्त के पापा के पास तो ये कार्ड है, आपके पास क्यों नहीं? आप भी तो आईपीएस हो। अब पापा रेस में लग जाएंगे उस कार्ड के, क्यों? अब बच्चा भी डिमांड कर रहा है, उसके पास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन गाइस? कि एक इंसेंटिव्स देनी है, कहानी खत्म नहीं हुई, पूरी कनेक्शन देखना। एक इंसेंटिव्स दो ऑनेस्ट को। अब इंसेंटिव्स कुड बी इन द फॉर्म्स ऑफ समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ सेलिब्रेशन, कोई एक स्टेटस सिंबल आना चाहिए। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इंसेंटिव्स के अंदर मैंने ये ट्वीट किया था, पीएमओ, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबको किया था, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। इंसेंटिवाइजिंग द ऑनेस्ट, वेयर द इंसेंटिव शुड बी सच दैट just like every year during Republic Day 15th August we give different forms of Paramveer Chakra, Veer Chakra, bravery awards, we should also give honesty awards, where the award is this कि सिर्फ मेडल और परफॉर्मर नहीं मिलेगा। अवार्ड ये है कि जो भी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे आपको अवार्ड मिल रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर पीएमओ तक या नेशन तक, हर 15 अगस्त झंडा लहराया जाता है। पीएम या प्रेसिडेंट 26 जनवरी, अलग अलग लोग डिस्ट्रिक्ट से लेकर ऊपर तक, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिस डिस्ट्रिक्ट में जो ऑनेस्ट लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसके बेसिस पे जो झंडा लहराएगा वो लहराएगा गवर्नमेंट अधिकारी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में खड़े रहेंगे ये कि these are the people who have been awarded for their honesty। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ में एक क्लर्क से लेके एक आईपीएस तक खड़ा होगा फॉर द कैरेक्टर ऑफ देयर ऑनेस्टी, तब सोसाइटी मानेगी हाँ यार ये एक दिन मुझे करना है। चीजें सिंपल है, हमको सिंपलिसिटी रखनी पड़ेगी ब्रेन्स में पहले। आप क्यों नहीं इस चीज को कर सकते हो? सर ऑनेस्टी पता कैसे चलेगा? क्यों? हर साल आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक चीज न्यूज़पेपर में आपने देखी होगी कि द एंट्रीज आर कॉल्ड फॉर ललित अकेडमी विनर्स, सेंड योर एंट्रीज फॉर दिस होता है ना। आपने अलग अलग अवार्ड्स में और भी चीजों में देखी होगी। गवर्नमेंट की बोल रहा हूं मैं, कोई आईफा अवार्ड्स या बॉलीवुड अवार्ड्स नहीं। उस टाइम एंट्रीज भेजते हैं ना हम,
और आपको नहीं लगता कि जब हम सर्विस ओरिएंटेड होंगे और जब सर्विसेज लेंगे और कहीं ना कहीं हमें नहीं यार इस बंदे को ये ऑनेस्टी अवार्ड मिलना चाहिए, इसने बहुत आउट ऑफ वे जाके कहीं ना कहीं लॉ को इंप्लीमेंट किया था, कि आप और मैं वोट नहीं करेंगे, कि आप और मैं रेकमेंड नहीं करेंगे, जब हमें वो ऑनेस्टी दिखेगी, चांसेस है कि इनिशियली नहीं करो, धीरे धीरे एक मुहिम बनती है गाइस, पहले दिन में कोई सोल्यूशन नहीं आता है, और धीरे धीरे यू वुड सी कि यस पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग देयर ऑनेस्टी बिकॉज़ देयर ऑनेस्टी इज लाइव ऑन टेलीविजन नाउ, और दैट टू विद द पीपल हु आर देमसेल्व्स अपोस्टल्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तक क्यों ना हो, तब लोग वो ऑनेस्टी के लिए हंग्री फील करेंगे यार। जब तक वो हंगर नहीं है ना, that would become really difficult to actually make people honest because the society is going to have certain tilt towards that materialism. But सिर्फ honesty को अवॉइड करने से भी काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपने ऑलरेडी देखा है पनिशमेंट देना है, लेकिन ये पनिशमेंट देने के बाद लोगों को पता ही नहीं चलता है। आप बताओ मुझे, आपको कितने केसेस ऐसे याद हैं जिसमें एक पर्टिकुलर आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है पनिश किया गया है? हमें कौन से केसेस याद है? हमें वापम याद है, न्यूज में था। हमें चारा घोटाला याद है लालू प्रसाद का, न्यूज में था। हमें 2G स्कैम याद है, न्यूज में था। हमें कोलगेट याद है, न्यूज में था। हमें XYZ याद है, न्यूज में था, है ना? प्रैक्टिकली तो यही है जो न्यूज में आ रहा है, हमें वो करप्शन केसेस याद रह जा रहे हैं। आप जब करप्शन के लिए लॉ बना रहे हो, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, साथ ही साथ में काम करो ना, जब ये पर्टिकुलर लोग पनिश कर दिए जाए, पहले नहीं कंफर्म हो गया कि yes they have been punished and sentenced for this, when these people are now getting punished for it, you need to ensure this that these people who are actually considered as culprit for corruptions, their wide publicity should take place through a national television which could be branded as anti-corruption TV, जहां पे जब आप ससुराल सिमर का देख सकते हो साल 2 साल 3 साल तक, और ये पूरी की पूरी टेलीविजन पे 24/7 कौन करप्ट आदमी किस केस के अंदर गया है, एक टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा। और जब ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा, आपका सबसे पहला कॉस्ट टैकल्ड हो गया, मोटिवेशन फॉर करप्शन। भाई पकड़े गए तो पूरे समाज को पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बच्चों को पता, बच्चों को बोलेंगे अरे तुम्हारे पापा की फोटो आई थी कल टेलीविजन में। मैं बच्चों पे बार बार क्यों आ जा रहा हूं? बिकॉज एपीजी सर ने क्लियरली बोला था, इन ऑर्डर टू चेंज द सोसाइटी वन नीड्स टू चेंज द फैमिली। अब किसी ने मुझे सजेशन दिया, सोसाइटी इज नॉट नाउन फॉर सेकंड चांसेस सर। नो, सोसाइटी इज नाउन फॉर सेकंड चांसेस, बट हम बात ये कर रहे हैं कि आपने क्राइम किया उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अगर हम इधर अब देखें कि करप्ट किया वैसे पब्लिसिटी नहीं करनी, आगे क्या होगा? हाँ? आगे वो आदमी तब ऑनेस्ट होगा जब उसे पता चलेगा कि डिसऑनेस्टी का प्राइस क्या था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें क्या ह्यूमन राइट है भाई? आपने करप्ट किया, इलीगल आदमी को, क्रिमिनल को पब्लिसिटी कर रहे हो कि ये आदमी से अवेयर रहो। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट होते तो द हिंदू वाले एडिटर जो है अभी जेल में होते। क्यों? नीचे क्या लिखा हुआ आता है? फॉर द सच एंड सच बैंक पर्सन हैज लार्जली टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीस एंड ही रैन अवे। फोटो के साथ देते हैं ना द हिंदू के अंदर, देते हैं कि नहीं? हैव यू सीन द हिंदू न्यूज़पेपर कि बैंक का इतना लोन लेके ये फरार हो गया, फोटो के साथ चिपका के देते हैं। कल से हिंदू देखना वापस स्टार्ट करो। वो वहां पे लाइफ लिबर्टी खत्म नहीं हुई क्या उनकी? वो 100 रुपए या 5 लाख रुपए जो लेके वायलेट करके चला गया, उसकी लाइफ लिबर्टी नहीं है क्या लाइफ में? आई मीन डू यू थिंक कि उनकी भी तो होनी चाहिए ना? यू हैव वायलेटेड द लॉ and we are only going to say that कि these are the people who are largely being punished for corruption। क्यों? जब तक आदमी को संतुष्टि नहीं होगी कि करप्शन केसेस पे कंप्लेन करेंगे और वो फुलफिल होगी और पनिश किया जाएगा, एक आदमी कभी भी प्रेशराइज नहीं करेगा ब्यूरोक्रेसी को। You would have to motivate the people to be largely in order to understand that these people are getting punished। Right to be forgotten आता है IT एक्ट के अंदर, जहां पे आपके जानकारी के बगैर आपकी इंफॉर्मेशन यूज की जा रही है। देखो ये तो लीगल अवेयरनेस है हमारी इधर। राइट टू फॉरगॉटन कहां आता है कि आपकी ऐप आपको बिना परमिशन के कई बार ट्रेस करती रहती है। अरे भाई लॉ वायलेट किया आपने, पनिश्ड हो आप, मीडिया ट्रायल नहीं चल रही है इधर। अब एक एग्जांपल देखो, आप ऑलमोस्ट ऑल ये सपोर्ट कर रहे हैं कि पब्लिसिटी मत करो। किसकी? करप्ट की। 2 मिनट पहले यही क्लास एथिक्स के बारे में बात कर रही थी मुझसे। अंडरस्टैंड, मेरा कोई आपसे वो डिस्कॉर्ड नहीं है। आई एम नॉट सेइंग गाइस सपोर्ट या नहीं, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि और क्या प्रैक्टिकल सजेशन ऐड किए जा सकते हैं इसमें, बिकॉज चांसेस ये भी है कि कभी करप्शन के ऊपर ऐसे भी लिखना पड़ सकता है यूपीएससी के अंदर। तो आपके पास वो भी तो सजेशन हो ना, कि सिर्फ एक एआरसी या फिर किसी एक कमिटी का सजेशन हो। अंडरस्टैंड, हर चीज के रिपरकशन है, हैंग टिल डेथ के भी ह्यूमन राइट्स के हैं। तो फिर क्यों अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग डिमांड कर रहे थे स्ट्रिंजेंट लॉस? क्यों? उस टाइम ह्यूमन राइट्स नहीं याद है? उस टाइम आने चाहिए था ना ह्यूमन राइट्स। थोड़े टाइम पहले आप में से बोल रहे थे स्ट्रिंजेंट लॉस होने चाहिए। क्यों? व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स देन? पॉइंट इज दिस, एक जो डिजीज पूरी सोसाइटी को एक दिन कोलैप्स करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था एक बार, अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल मोदी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, मेरे को मिस कर रहा है वो स्टेटमेंट, कि हाँ, एक्सेप्शनल सिचुएशन रिक्वायर्स एक्सेप्शनल मेजर्स, द सिचुएशन हैज रीच्ड इट्स एक्सट्रीम टुडे। और अब अगर सीधे साधे मेजर से जाओगे तो करप्शन कभी सेटल नहीं होगा और इतना बढ़ जाएगा, शायद एक दिन पूरे के पूरे सिस्टम को डिजीज किया जा सकता है। आज सिचुएशन एक्सेप्शनल है बिकॉज द नॉर्मल लॉज डिड नॉट क्रिएट अ फियर इन द माइंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू रिमेन corruption free, and today a person who is going to be a corrupt has to be known to the entire society that he is corrupt, and only then there is a possibility the chances of corruptions can largely be reduced, because ultimately अब देखो, जैसे अब ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना जो अभी मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर मत लिख देना भाई। wouldn't wide publicity make family members to become radicals? Yes, possibility, always, but he would be radical because of revenge, not because of injustice। क्योंकि एक थॉट ये आता है सर, कहीं ना कहीं बच्चे और पेरेंट्स को या फिर वाइफ को या किसी को तो अननेसेसरी पनिशमेंट मिल रहा है। यस, 100% जेन्युइन कंसर्न, लेकिन यही पेरेंट्स, यही बच्चे और यही मॉम डैड उसके इनजेन्युइन मनी का भी तो उतना ही लग्जरियस फायदा उठा रहे थे, नहीं? या हाँ, कहीं ना कहीं ये फैमिली उसका बेनिफिट्स भी तो ले रही थी ना।
अगर आप बेनिफिट लेते हो तो यू शुड आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। और चाहते तो अल्टीमेटली हम यही है ना, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, आप फंस जाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज नॉट टू पनिश द करप्ट, आवर गोल इज टू प्रिवेंट द करप्शन। आप लोग कहां लेके जा रही हो इस डिस्कशन को कि पनिश करने के लिए? नहीं, हमारा मोटो ये है कि इनिशियली 10 आदमी जब पनिश हो जाएंगे ना, 11वें दिन तो खत्म हो जाएगी ये चीज। नहीं नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, अभी आ जाएगा न्यूज में। बिकॉज खत्म करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस लेने पड़ेंगे। 10 को पनिश करोगे तब जाके 100 ईमानदार बनेंगे। आपको लग रहा है 10 को पनिश ही नहीं करें और 100 ईमानदार बना दे, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है इस दुनिया में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इनफ। बट समटाइम्स इनोसेंट वुड बी पनिश्ड। इनोसेंट नहीं भाई, डिक्लेयर कर दिया तब पब्लिसिटी होगी कि ही इज प्रूवन करप्ट। पहले कोई पब्लिसिटी नहीं है किसी की बॉस, वो तो एकदम पॉलिटिसाइज हो जाएगा मामला। प्रूव करो, प्रूव तो कोर्ट में होगा ना। प्रूवन है तो फिर तो देयर इज सेकंड थॉट, फिर कैसे डालेंगे? अब पीपल लव्स गॉसिप, पीपल हेट, ये भी आप और मैं हेट करते हैं गाइस, टॉप ऑफ बाबूज। कई बार जब हम लाल बत्ती के अंदर कोई फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, बोला देखो यार मिसयूज कर रहे हैं, होता है ना, नॉर्मली बोलते हैं। अच्छा डेटा इज 90% ओवर, आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। एंटी करप्शन टीवी का एक बेनिफिट ये होता है कि इट विल पुट सोशल प्रेशर, और जो कहीं ना कहीं फियर डेवलप करेगी, और इस फियर के कारण ही शायद एंटी करप्शन सक्सेसफुल होगा, करप्शन पनिश किया जाएगा। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, बट अगेन चलो ये वाला टॉपिक मैं कल कर देता हूं। 8:30 हो गया, 90% डेटा भी आप लोगों का खत्म हो गया है। टुमारो आई कंप्लीट दिस टॉपिक एंड आई विल वाइंड अप विद द सिविल सोसाइटीज एंड एनजीओस। सो आई विल सी यू टुमारो फॉर एज ऑफ नाउ द लास्ट क्लास। थैंक यू सो मच, रियली हैव अ नाइस डे। Tomorrow we'll be back with the last topic, जो syllabus में civil services and democracy, a short discussion on it, and then directly bang on to the developmental process. Thank you.